हालचाल है भारत के हाल चाल प्रसिद्ध थोड़े साधक हैं? थोड़े ठीक हैं, थोड़े ठीक हैं, थोड़े खराब खराब तो रहोगे ही। हैं। थोड़े थोड़े फरेब करते रहोगे तो खराब तो रहोगे ही। हैं? फरेब तो कुछ नहीं किया। फरेब ही तो तुम्हारा मन ही है, तो फरेब करने के कहते तो मन हरामी, मेरो मन बड़े हरामी है। है या नहीं है? मन तो हरामी छोटा शब्द है मन के लिए। क्या बोले? मन। हरामी छोटा शब्द है। तो मन से मुक्त हुए कहाँ हो गए क्या? नहीं, कहाँ। मन तो रोज रोज नए नए खेल खेल रहा है, पकड़ बना रहा है कुछ कुछ। हम्म कहाँ हो? धर्मशाला नरक हूँ। में या स्वर्ग में? कभी नरक में, कभी स्वर्ग में। धर्मशाला में भी रहते हुए अधर्म आ रहा है। बहुत। हाँ? हाँ, हाँ, अभी तो है ही। लगता है कि साला साली ज्यादा मिल गई नहीं, धर्मशाला में। सूखा सूखा पड़ा हुआ है, कोई साला साली नहीं है। तो धर्म डेजर्ट में हो? जी। धर्म डेजर्ट। आया मैं 1 मिनट में। बना दो, आ रहा हूँ मैं। धर्म क्या बोले आप? डेजर्ट मतलब मरुस्थल। सूखा बोल रहे हो तो हाँ, मरुस्थल ही ना। हाँ, हाँ, साला साली का सूखा पड़ा है। हम्म। और बीवी और गर्लफ्रेंड का? उनका ज्यादा सूखा पड़ा है। बहुत बुरा हालत। कुछ लेते क्यों नहीं हो? हैं? हाँ, देख रहा हूँ लेने के लिए। हॉर्लिक्स, प्रोटीनेक्स। पता नहीं क्या क्या लेना पड़ेगा। हम्म धर्मशाला में आश्रम में हो या अपने एयरफोर्स में हो? हाँ, एयरफोर्स में। फोर्स के साथ हो कि बिना फोर्स के? बिना फोर्स के। तो क्यों धोखा दे रहे हो एयरफोर्स को? जी। एयरफोर्स को धोखा क्यों दे रहे हो? नहीं, वैसे जाना है, आफ्टरनून ड्यूटी है, आज 2-3 दिन हुए आए इधर। अच्छा, तो अभी अभी ज्यादा आया अलर्ट था। टाइम है? नहीं, अभी थोड़ा ठीक हो गया। ठीक अब नहीं होने वाला। ये होगा फिर। अभी होगा फिर। अच्छा। अभी दुनिया बहुत गलत दिशा में जाएगा। अब हो सकता है उससे अंतिम में कोई सोल्यूशन निकले, लेकिन अभी ठीक होना नहीं है अभी। हो सकता है कुछ समय के लिए यहाँ मार्शल लॉ भी लग जाए 2027 के आसपास। इंडिया में? भारत में? हाँ, अगर नहीं संभलेगा इन लोग से तो करना पड़ेगा। अच्छा। क्योंकि अब वही उसी दिशा में पूरा दुनिया जाने वाला है। युद्ध युद्ध ही होगा आपसे। अब जो है एकदम बिल्कुल महाभारत जो होता है ना, वो होने वाला है। क्योंकि सबका लोभ इतना ही बढ़ा हुआ है भाई, दूसरे के पानी को कैप्चर करना है, दूसरे के जमीन को कैप्चर करना है। चाइना जो है उसका भूख मिटने वाला नहीं। ये सब सब चाइना का करवाया हुआ मेन है। और चाइना अमेरिका दोनों हम्म। चाहेगा कि इंडिया हमेशा इन्वॉल्व रहे वार में। तभी वो हम्म। उन लोगों को कंपटीशन नहीं दे सकता। अभी तो फोर्थ इकोनॉमी हो गया इंडिया, मालूम है ना? जापान को डिफीट जी। कर। तो फोर्थ तक तो ठीक है, लेकिन फर्स्ट सेकंड की तरफ इंडिया नहीं बढ़ना चाहिए। वो उन लोग उसका पूरा इंतजाम करेगा। तो अगर ये जवाहरलाल नेहरू टाइप लोग नहीं होता तो इंडिया हो सकता है फर्स्ट हो गया रहता अभी तक। जापान को अभी टेक ओवर किया गया? बस कल मतलब फाइनली जो मतलब एक होता है कि बहुत दिनों से आसपास था, लेकिन अब फाइनली कल हुआ। तो इसलिए जो बहुत सारा पाकिस्तान वगैरह भी घबराया हुआ है कि भाई युद्ध होते हुए भी जो इंडिया इकोनॉमी राइज ही कर गया।
इसीलिए तो जल्दी इन लोग बंद कर दिया ना, ज्यादा लंबा खींचता है, उन लोग चाह रहा लंबा खींचे, राहुल गांधी भी चाह रहा है, और चाइना तो चाहेगा ही, अमेरिका भी चाह रहा है। और ट्रम्प का भी जितना पागलपंती है वो सब अब निकल रहा है, क्योंकि आखिर आदमी तो वो भी पागल ही है, बाइडेन से थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये और सन की आदमी है, इसका कोई ठिकाना नहीं। लेकिन अल्टीमेटली ये बिजनेसमैन है, इसलिए बोलता बहुत है। नहीं, आप बाइडन बोल दिए, ट्रम्प बोलना था। हम बोले बाइडेन से थोड़ा बेहतर। अच्छा। तुम क्या बोलना चाह रहे हो, बाइडेन बेहतर था? नहीं बाइडेन मुझे, तो बिल्कुल ही गधा था। नहीं ट्रम्प तो, बाइडन। बाइडेन तो बिल्कुल कोई काम का ही नहीं था, बाइडेन तो चला भी नहीं रहा था। अभी भी सीआईए जो है, मेन तो चलाने वाला सीआईए ही होता है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ है। ये अमेरिका का तो कुछ भला चाहता है, लेकिन देखो इन लोग सब टीनेजर लोग, टीनेजर का जो है कोई विजडम होता नहीं। हम्म। अमेरिका कितना भी वो तरक्की कोई तरक्की नहीं है। वो तरक्की इसलिए हुआ है कि दुनिया भर का सारा इंटेलिजेंस, सारा टैलेंट वहाँ पूल्ड हो गया, सब पहुंच गया। वो कोई हम्म। अमेरिका का उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। अगर रियल अमेरिकन को देखो तो रिटायर्डेड लोग हैं। और अभी जो है बेस्ट कम्युनिटी अमेरिका में जूइश को भी अभी इंडियन जो है ना, इंडियन नंबर वन है अभी सब तरफ से। इसलिए इंडियन के पास टैलेंट तो बहुत है, लेकिन टैलेंट को दबाने के लिए सारा इंतजाम किया गया है। और हिंदुस्तानी लोग कुछ ज्यादा ही गधे होते हैं, ज्यादा ही मूड, और उनका इनोसेंस जो है उसमें संतों का बहुत बड़ा रोल होता है। अब जैसे ओशो का भी इसमें जो रोल है, जैसे वो मेल फीमेल को बोलते हैं कि भाई फीमेल को उनके अंदर सन बढ़ना चाहिए। सन मतलब मेल एनर्जी, हम्म। और फीमेल के अंदर जो है मेल के अंदर मून का बढ़ना चाहिए, मून एनर्जी। तो हम्म। उससे ये हो रहा है कि देखो क्रिश्चियन सब भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे इफेमिनेटेड होते जा रहा है, क्योंकि जैसे ही कोई सभ्यता थोड़ा विकसित हो जाता है, कल्चर्ड हो जाता है, सिविलाइज हो जाता है, थोड़ा वो क्रिएटिव हो जाता है, तो वो थोड़ा स्त्रैन होने लग जाता है। और इंडियन तो शुरू से ही थोड़ा स्त्रैन रहा है, क्योंकि जो भी जहां पर भी अंतर्मुखी खोज होगा तो स्त्रैन होना ही है उसको। लेकिन उसका जो दुष्परिणाम हुआ है ना, मुसलमान लोग बिल्कुल ही वो एग्रेसिव मेल है, तो ब्रूट फोर्स में तो वो हमेशा हरा देगा। तो इसलिए अब अपने मेल को कोई भी आदमी खो देता है या कम होने लगेगा उसके भीतर, तो कभी इन लोग से लड़ नहीं पाएगा। फिर लड़ने का दूसरा ही उपाय है कि भाई तुम अपने सुपीरियर टेक्नोलॉजी उससे उनको दबाओ, तो फिर दबा सकता है। लेकिन तुम्हारे पास आर्मी एयरफोर्स ये सब का नंबर बहुत कम है, तो किसी न किसी समय तो तुमको दिखाना ही पड़ेगा एकदम अपना ब्रूटैलिटी, ये लाखों को भी अगर हत्या करना पड़े। इसीलिए हम हमारा जो समझ है, गीता और कृष्ण से बड़ा कोई अभी तक जो प्रैक्टिकल ग्रंथ है, गीता इज द अल्टीमेट। और वही आज तक उपयोग हो रहा है दुनिया में, कोई भी आदमी जो गीता ही का उपयोग करता है। तुम्हारे व्यक्तिगत ध्यान के लिए ओशो ठीक हो सकते हैं, अपना विकास उसके लिए ठीक, उससे ज्यादा ओशो का बहुत उपयोग करने पर आदमी जो है पंगु बन जाएगा इस दुनिया में। अभी एक किताब पढ़ रहे हैं, उस एक लड़की जो थी वहाँ 11 साल की उम्र से पूना कम्यून, फिर ओरेगन वगैरह में रही थी, इन द शैडो ऑफ इनलाइटनमेंट। उसमें बहुत कुछ, उससे हम कल बात भी लगता है परसों, हमको लगा कि शायद वही लड़की महिला है जिससे पहले से मेरा जान पहचान था, इंग्लैंड की थी। लेकिन वही हमको थोड़ा कंफ्यूजन था, दोनों का नाम एक जैसा था। हम उसको खोजने लगे फेसबुक में, फिर हम उसको बहुत दिनों के बाद किसी को हम फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे, क्योंकि हमको डिस्कस करना था वो जो किताब में लिखी हो, कि हमको लग रहा था उसमें उतना करेज नहीं होगा। तो वो सब हम बोले कि तुम्हारा किताब अभी पढ़ रहे हैं, तो वो सबसे तो अपना थैंक यू वगैरह खुशूस हुई, लेकिन हम बोले कि हम तुम अपना थोड़ा टाइम निकालो, हम जब किताब पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो तुमसे बात करेंगे। तो इन लोग जो है, क्योंकि ये तो कभी ध्यान वान की नहीं थी, शिलाई टाइप खुद भी लिखी है, उससे बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। कोई भी जो आदमी ध्यान किया वो तो पैंट खोल देगा पूरा।
ऐसे वो किताब ईमानदारी से लिखी है, लेकिन क्योंकि गैर ध्यानी है तो उसमें ओशो को समझने के लिए जो आदमी अपने को नहीं जाना, वो कभी न कुछ कंफ्यूज रहेगा ही। फिर ओशो का लिमिटेशन क्या है वो भी जानना जरूरी है। इसीलिए ओशो के सन्यासी बिल्कुल एक तरह से नपुंसक, और उनका कोई खास कोई क्रिएटिविटी दुनिया में है नहीं। जब तक ओशो थे उनके ग्लो में थोड़ा बहुत उन लोग शाइन किया, अब बिल्कुल खत्म हो चुका है। अब एक आश्रम सुंदर बना देना, सारा पैसा लगा के एक सुंदर आश्रम बना देना, वो कोई खास बात नहीं। कोई ओशो तो पैदा हो नहीं रहा है वहां पर, कोई ऐसा भी कोई रिबेलियस आदमी पैदा नहीं हो रहा है। कोई हो रहा है? तुम तो दिन रात जाते रहते हो हर जगह। कल हम उसका उनका भी देख रहे थे, तुम्हारे जो है अमित शाह जो है होम मिनिस्टर का, हम्म। वो भी वही काम कर रहा है जो कि रामदेव करते थे। अपना अपना लोगों को इकट्ठा कर लिया है, वो झूठ अपना जो है राग दरबारी गा रहा है अपना, कि ऐसा हुआ वैसा हुआ। जो लोग बोल रहा है वो सब एक मेडियोकर टाइप का लोग है, नॉन मेडिटेटिव टाइप लोग है, कहता हूँ। अमित शाह। वही अमित जो है तुम्हारे, जो उनको हम नाम रख दिया अमित शाह। अच्छा। होम मिनिस्टर है ना भाई, होम घर के मिनिस्टर हैं जो घर में लौटाने का काम करते हैं। होम मिनिस्टर हुए कि नहीं हुए? तो अमित शाह से कुछ तो सिमिलैरिटी हुआ ना उनका। थोड़ा मतलब ये सब नाम देने के पीछे कोई ऐसा कोई वजह नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा आदमी। लेकिन उनके जैसे बीच में मैं कभी कभी सुनता हूँ कोई, हाँ हाँ। मतलब गाइडेड मेडिटेशन के लिए। हाँ हाँ। और जैसे आप भी एक दिन बता रहे थे कि वो, मतलब कोई एक सुना था आपने, तो आप काफी प्रेज कर रहे थे नहीं कि कुछ। देखो, जहां तक सवाल है एक अपने ढंग का अभिव्यक्ति, तो उसमें तो हम अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि वो ठीक है, लेकिन वो एक कंप्लीट मार्ग नहीं है। बस एक होता नहीं कि, और उससे हमको नहीं लग रहा है कि एक आध आदमी कोई पहुंच जाए तो पहुंच जाए, नहीं तो ज्यादातर लोग जो है ना, वो इस संसार के लिए तो बेकार हो जाएगा और वहां पहुंच नहीं पाएगा। जो बोलते हैं ना, धोबी का गधा न घर का न घाट का। शुरू में कुछ समय तक तो अच्छा लगेगा, थोड़ा शांति मिल रहा है या, लेकिन असली बात यह है कि भाई तुम रहना तो इसी संसार में, कितने लोग कम्यून बनाएगा? जबकि ओशो खुद भी अल्टीमेटली कम्यून के आइडिया को रिजेक्ट कर दिए। तो वो बोले कि कम्यून का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि फेल हो गया अमेरिका में। तो उनको समझ में आ गया कि कम्यून। उसमें तो फिर उसी वीडियो में बोले हैं आगे कि छोटे छोटे कम्यून बनाए, हाँ, क्या बोले? छोटे छोटे कम्यून बनाए। किस वीडियो में बोले? उसमें कि बड़ा ये फेल हो गया, जो अभी मैं सुन रहा था, वो देखा था मैंने वो वीडियो। हाँ, तो ओशो देखो, ओशो के किसी भी शब्दों को पकड़ के अगर तुम सोचोगे वही बोल दिए, ओशो रोड रोड चेंज कर रहे हैं। जब वो अल्टीमेटली तो आके पुणे आश्रम में सेटल हुए ना, पुणे आश्रम में रह रहे थे वो लास्ट में। तो उसी हम्म। को जो है वो कम्यून नहीं बोले, उसको बोले कम्यून का जरूरत नहीं है, तुम यहाँ आओ, ध्यान करो, यहाँ से रिजुवनेटेड हो जाओ, फिर अपने संसार में रहो। यहाँ पे सिर्फ थोड़े से लोग रहेंगे। वो सब बात वो पहले बोले थे कि छोटे छोटे कम्यून बना के रहो, क्योंकि सारा उनका छोटा छोटा कम्यून तो बर्बाद हो गया ना, क्योंकि सब नहीं सरवाइव कर पाए। इस देखो, पहला बात है कि जब तक आसपास के लोग अगर उन चीजों से उनका थोड़ा भी तालमेल नहीं बैठेगा, वो उन चीजों को नहीं उस वेवलेंथ में नहीं है, उसको नहीं लग रहा है कि ये सब चीज ठीक है, तब तक तुम कैसे कितना दिन सरवाइव करोगे? क्योंकि ये तो इंटरडिपेंडेंस है ना, सारा चीज तुमको उनसे लेना है। और फिर अगर तुम कम्यून बना रहे हो, और अगर ठीक से देखो तो ओशो इस पे बहुत क्लियर बोले हैं कि कम्यून तभी चलता है जो बीच में केंद्र में कोई इनलाइटेंड आदमी। कम्यून बना के सब अनइनलाइटेंड लोग होंगे तो कितना दिन, थोड़े दिन में खुद में अपने में लड़ाई होने लगेगा। ये सब सोचेगा हम ही ठीक है। वैसे तो अमेरिका में भी जब उनसे पूछा था, वर्ल्ड प्रेस वाला, वहां भी बोले थे ओशो कि भाई अगर मेरे डिसाइपल लोग हमको ठीक से समझ गए तो मेरे जाने के बाद इस दुकान को बंद कर देंगे, क्योंकि जब फूल का सुगंध चला जाता है फिर उसको रखने का कोई मतलब नहीं। और अगर तुम ठीक से देखो तो वो एक एक्सपेरिमेंट था, एक्सपेरिमेंट तो ठीक था अपना, लेकिन
ओशो तो इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है कि तुम परमानेंट कुछ बनाओ। तो बोलते ही थे कि भाई कोई चीज जब सेटल होने लगे अनसेटल देम, क्योंकि जैसे ही सेटल होने लगता है तो फिर तुम जो है सोने लगते हो। जैसे ज्यादा कंफर्टेबल हो गया तो बस उसमें आदमी का, क्योंकि आदमी ऐसा जीव ही है कि वो ज्यादा कंफर्ट होगा तो वो फिर संभावना यही है कि वो नीचे की ओर उसका यात्रा शुरू हो जाएगा। एक एक इनलाइटेंड आदमी है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है वो कैसे भी रहे, क्योंकि वो उसको कहीं पहुंचना नहीं हो तो वो उस वही हो ही गया है, जो जिसको खोज रहा है वो हो गया, वो कोई दूरी में कहीं भी नहीं हो सकता। अब तुम अलग हो और वो सत्य अलग है, तब तक तो कभी भी भटक सकते हो। जब तुम वही हो गए हो, हमारा ये कहने का मतलब नहीं है कि इन लोगों का कोई बेनिफिट नहीं हो सकता है। ये जो है अमृत, अमृत नाम है ना, अमित, हाँ। अमित। हाँ तो लेकिन उनके पास जो है वो लेके तो जीना तो इसी संसार में है। जब ओशो का कम्यून नहीं चल सका और ओशो के कम्यून को स्वीकार नहीं किया, अमेरिका को, जिसके लिए ओशो के भीतर बड़ा ये था कि वहाँ बहुत फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का रेस्पेक्ट है, इसीलिए अमेरिका गए ही थे कि उनको लगा कि जो वो प्रयोग करना चाहते हैं वो वहाँ सफल होगा। वहाँ तो बिल्कुल ही फेल हो गए। 5 साल से भी कम ही रहे थे वहाँ, उसमें 3 साढ़े 3 साल तो मौन ही रहे हो, मतलब दुनिया के लिए। वो शीला से भले बात कर रहे थे, लेकिन वो तो बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं कर पाया और वहाँ शुरू से ही लड़ाई हो रहा था। वैसे बहुत कुछ हो रहा था जो बिल्कुल गलत था, इसमें कोई ये नहीं। जैसे यही लड़की लिखी है, अब इसमें हम ये नहीं कह रहे हैं कि इसका कोई दोष नहीं है। तो उस आदमी को हम जानते हैं, मेलेरप्पा एक सिंगर है, तुम जानते हो या नहीं जानते हो? अभी कैंप था उनका यहाँ पे, मिला था। हाँ, तो वो मेलेरप्पा जो है वो महिलाओं में बहुत फेमस है। वो डॉन जुआन टाइप का आदमी है, डॉन जुआन जो लेडी किलर टाइप का होता है। तो मतलब। मतलब महिलाओं उसके बहुत लगवाने के लिए बेताब रहती है उस वैसे लोगों से, क्योंकि एक तो म्यूजिशियन है। कोई भी आर्टिस्ट के पीछे महिलाएं भागती ही ज्यादा। जब हम गए थे 2000 के आसपास भी, जब मेरी एक कैनेडियन गर्लफ्रेंड थी, तो वो सारी महिलाएं जब वो उसका बुद्धा हॉल में जब प्रोग्राम खत्म हो गया, सब उसके पीछे लगी हुई थी। कुछ होता है उस टाइप के लोग में, कुछ अनकॉन्शियस तुम्हारे भीतर के अचेतन को अट्रैक्ट करता है। वो कोई ऐसा नहीं कि बहुत चेतन खोज है, और कहीं ना कहीं वो, जिसको कहना चाहिए वॉज अ गुड फक, और थोड़ा वो कोमल रहता होगा सेक्स वगैरह में। ये सब तो थोड़ा ये भी लिखी है। तो, लेकिन ये ऑलमोस्ट 12 साल की थी, तो 29 साल का था, तभी अपना ये प्रसाद देना शुरू कर दिए महाराज। हम ये नहीं करें कि ये लड़की जो 12 साल में भी कोई ये ऐसा नहीं लिखा है इन्होंने, होता है। ये सब लिखा है इन्होंने हाँ लिखा किताब में। है, और लिखा है बिल्कुल ठीक लिखा है, उसमें तो कोई झूठ नहीं है। अब हम्म। तो वो लिखा है, और इसमें ये किताब जिस तरह से लिखी है उसमें झूठ कुछ नहीं। तो अब हम ये नहीं कर रहे कि ये लड़की का डिजायर तो अराइज कर ही रहा होगा, और वो ऐसा भी नहीं था कि इमीडिएटली वो सेक्स में पहला वो टच करना शुरू किया उसके ब्रेस्ट को, अपना पार्टी उटी में बुलाया, और कुछ वीक तक वो खाली ब्रेस्ट ही टच कर रहा था। तो अगर इसको पसंद नहीं था तो उसी समय वो, मतलब वो हट जाना चाहिए था। लेकिन फिर भी रेस्पॉन्सिबल तुम अगर ध्यानी हो, तुम रेस्पॉन्सिबल हो उसके लिए ज्यादा। तुम 29 साल के आदमी हो, तुम ओशो से पहले से जुड़े हुए हो, तुमको मिला तो कोई 12 साल का बच्चा मिला। और वहाँ 3 4 जितने भी 4 5 जो भी लड़की इसके उम्र की थी, कमी थी, बाद में सबको वो लगा दिया गया था, जिससे कि वो, जैसे जो होता है वो परमानेंट टाइप का लगा देता है, जो वो नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो। तो अब पता नहीं, ओशो जो है, ओशो इस बातों को तो बोले थे कि सेक्स करे तो लवर्स या पति पत्नी तो वहाँ बच्चा मौजूद हो, लेकिन इतने छोटे उम्र के लिए ओशो का एग्रीमेंट हमको नहीं लग रहा है कि वो भी एक 29 साल का आदमी, कोई
14-15 साल का लड़का होता तो ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात। लेकिन इसमें जो है भाई, इसके लिए रेस्पॉन्सिबल तुम हो। तुम हर चीज के लिए ओशो को ब्लेम नहीं कर सकते हो, क्योंकि ओशो तुमको टोटल फ्रीडम दे रहे हैं। तुम अपने कर्म का फल भोगोगे, जो भी कर रहे हो तुम, यू आर रेस्पॉन्सिबल। ओशो तो कोई रूल दे ही नहीं रहे हैं। ओशो का पूरा विजन यही है कि यू आर रेस्पॉन्सिबल, वट एवर यू आर डूइंग, टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी, यू कैन नॉट ब्लेम अदर्स। अब उस लड़की को थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन वो उससे पहले का भी कुछ अनुभव है। जब इंडिया में थी उस समय 11 साढ़े 11 साल की लड़की थी। तो वो जो ओशो का जो गेट था, लाउत्सु वाला गेट, जहाँ पर उस ओशो जहाँ रहते थे, उसमें गेट पर वो मतलब वॉचमैन टाइप का था, सन्यासी। तो इन लोग 3-4 लड़की थी, देवी, काया, ये लड़की जो है ये सरितो या जो भी नाम है इसका, ये 3-4 जो लड़की थी, इन लोग अपना जो है उसको बड़ा मतलब मना उना के किसी तरह से बोली कि हम लोग को फ्रेंच किस सिखाने के लिए। वो जो देवी शायद थी, वो सबसे पहले वो गई, तो सिखाया, तो बिल्कुल वो साहस थी उसमें। और ये जब इसका टर्न आया तो ये मतलब अंदर से था, डिवीजन था इसके भीतर। जबकि कोई क्रिश्चियन वगैरह ना, इसकी माँ भी साथ में थी, उस मतलब माँ भी वो उसके साथ ही गई थी ना। क्रिश्चियन ये थी, क्रिश्चियन में जन्मी होगी, लेकिन क्रिश्चियनिटी का कोई ऐसा प्रभाव ऊपर से नहीं था। इन गहराई में क्रिश्चियन अभी भी थी। तो इसके भीतर अंदर से जो है ये नर्वसनेस होने लगा कि ठीक है, गलत है टाइप का। वो ये अभी भी क्रिश्चियन है, तो हम उससे यही सब बात करते हैं कि भाई तुम अभी तक तो क्रिश्चियनिटी से मुक्त हो नहीं पाई हो, क्योंकि ध्यान कभी की नहीं, ध्यान में इसका कोई रस नहीं था। ऐसा नहीं कि ध्यान में बैठती नहीं थी, जब हो रहा तो जाती ही थी, लेकिन उसको कोई ट्रस्ट इन चीजों पर ज्यादा था। तो उसको मना उना के इन लोग फ्रेंच किस तो सीख लिया। भाई आपका डिजायर तो हो ही रहा है ना कहीं। और मिलेरप्पा भी देखा ही होगा, मेरे साथ नहीं सोएगी तो किसी और के साथ सोएगी। फिर भी उसके तरफ से हम, मेरे हिसाब से वो नॉन मेडिटेटिव आदमी का एक्शन था। कोई 12 साल की लड़की तो ठीक नहीं है, वो काफी बड़ा भी है। और वो अभी सच में अपना डिसीजन ठीक से नहीं ले सकती। 17-18 होती तो ठीक था। अब वेस्ट में हो सकता है आजकल 12 साल की उम्र में, अब तो समय थोड़ा और बदल गया है, तो हो सकता उसको तो है। एक बच्चे की तरह भी तो हाँ, क्या ट्रीट बोले? कर सकते थे। उसको एक बच्चे की तरह भी तो ट्रीट कर सकते थे ना, 12 साल की बच्ची को। क्या बोले? एक छोटे बच्चे की तरह भी ट्रीट कर सकते थे ना उस 12 साल की बच्ची को। हाँ, तो वही तो, जो वहां पर तो सब लोग सिर्फ सेक्स के पीछे ऑब्सेस था। स्वामी जी इस बात को बोलते भी थे, जैसे मान लो तुम स्टार्व कर रहे हो, बहुत दिनों से भूखे हो, तुम भोजन भोजन उपलब्ध होगा तो तुम एकदम टूट पड़ते हो। हमको खुद एक आदमी जो मेरा दोस्त ही था, एक तरह से इंग्लैंड का था, पुणे आश्रम में, तो मतलब बातचीत करते थे तो वही ज्यादा इंटरेस्टेड रहता था। वो हमको लग रहा है शायद उसका होमोसेक्सुअल टेंडेंसी होगा, इसलिए और ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो वो हमको इनवाइट कर रहा था, गोवा उसको जाना था। तो हम जाने के लिए रेडी भी थे। फिर बाद में हमको फिर जो होता था कि हमको लगा जो यहाँ पर जैसा मेरा ध्यान में जो हो रहा है, वो फिर कहीं भी जाने से वो ब्रेक थोड़ा हो गई, और ऐसा तो मिलेगा नहीं माहौल। कई बार ऐसा मौका मिला, हम कभी इतने सालों में जाते रहे पुणे, हम कभी आज तक कोई समुद्र देखे ही नहीं ठीक से। जो है हम कभी बॉम्बे भी मतलब कभी नहीं गए। कई बार मौका मिला, लेकिन हम लगा कि फिर एनर्जी डाइवर्ट होगा उसमें। उसके साथ भी जाने का हो गया था, लेकिन अ, फिर जो है लास्ट मोमेंट में हम बोले कि नहीं जाएंगे। तो वो अपना मेरा पठान सूट देखता था तो वो मांग रहा था, तो हम पहने हुए तो हम बोले अभी खोल के कैसे दे देंगे, या नंगे होके जाएंगे। वो अपना वो बता रहा था अपना, उसी दिन बताया या पहले बताया होगा, पहले ही बताया होगा हमको लगता है, कि उसकी मतलब वहां पर 300 या 400 या 500 महिलाओं के साथ वहां रहा था वो। तो जब हम स्वामी जी से मिलने गए तो हम स्वामी जी को बोले कि कैसे कैसे एकदम बीमार लोग ओशो के पास जाते हैं। मतलब कोई इस टाइप से कोई रहेगा, और इससे क्या मुक्ति होगी? कुछ भी उसके अंदर हमको नहीं लग रहा था कि कोई ऐसा कोई चेंज आ गया उसमें। इसीलिए ओशो बोले कि तंत्र बहुत ही खतरनाक चीज है। अगर तंत्र में अगर अभी इंटेलिजेंस का अगर तुम इसलिए तंत्र को चुन रहे हो क्योंकि तुमको लगता है कि
संभोग का भोग करने का मौका मिलेगा, तो तुम उसके लिए राइट कैंडिडेट नहीं हो। इसलिए पुराने जमाने में जो तंत्र के जो गुरु होते थे, वो जब देख लेते थे कि तुम्हारा मतलब महिलाओं के पास तुमको रख दिया गया और तुम्हारे अंदर कोई एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही तुम्हारा एनर्जी जो है एकदम रिलैक्स है, तो तुमको तंत्र का के लिए अलाउड किया जाता था। वैसे लोगों को तो सब अलाउड था, मदिरा भी, शराब, मांस भी, मछली भी। तो बहुत ही डेंजरस मार्ग है अगर आदमी जेन्युइन नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है, ध्यान अगर ध्यान उसके केंद्र में नहीं है, अगर वो किसी बाहरी खो गया है महिलाओं में, अब वो उसका भी जो अनुभव जो मेलेरेपा वाला जो है, वो भी वो जो बता रही हो, तो वो तो बस कर उर के मतलब वो इजैकुलेट कर देता था। तो ओशो का तो पूरा मार्ग अगर वो ये है, तो फिर वो ज्यादा वैली ऑर्गाज्म का बात करते हैं अगर तंत्र है तो। और 12 साल की लड़की के साथ तुम क्या तंत्र करोगे भाई? अभी तो वो, लेकिन इनिशिएट हर चीज में यही कर रहा था वो, लेकिन वो भी इसके इसमें इसको भी इच्छा तो था ही उस उम्र। नहीं, इनिशिएट ये कर रही थी, आप ये कहना चाह रहे हो? नहीं नहीं, ये लड़का कर रहा था हर चीज में, वही मेलेरेपा कर रहा था। ये कोई चीज में इनिशिएट नहीं कर रही थी। जब उसको बोला पूरा कपड़ा वपड़ा खोल लो, तो इसको अंदर से यही लग रहा था, लेकिन डिवाइडेड थी। और उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये बहुत एकदम जैसे कि कोई है सुपरस्टार है, तो ये मेरे ग्रिप में आ जाए किसी तरह से, तो वो अपना सरेंडर कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा था ये मेरा उपयोग कर रहा है। ये इसको लग रहा था महिला हाँ, को? उस समय भी लग रहा था, और फिर उसके बाद वो दूसरी महिलाओं के साथ रहने लगा, तो इसको बहुत ज्यादा मतलब इसका जो कंडीशनिंग था उसके बिल्कुल ही खिलाफ था कि भाई। और उसके साथ ये था कि कुछ ना कुछ ध्यानी वाला बात तो था कि बस जब इसके साथ रहता था तो पूरा ही टोटल होके रहता था। और जैसे ही दूसरी महिला अगर उसके सामने भी एक एक दो बार जो एकदम यही पार्टी ऑर्गेनाइज की हुई थी, ये किसी तरह से शराब वराब का अरेंजमेंट की अपने जो इसकी सीनियर थी उसको बोल के, जिसको इन लोग मॉम बोलती थी, तो उसको बोल के सस्ता शराब शैंपेन का उपाय की अपना कुछ, और उसको बुलाई मिलेरप्पा को। उसको लग रहा था मिलेरप्पा नहीं आएगा, लेकिन आया। आने के बाद जो है ये तो अपना थोड़ा सबके व्यवस्था में लग गई थी, वो किसी और लड़की को, इसी की उम्र की होगी, थोड़ा बहुत का डिफरेंस होगा, उसको पकड़ लिया। और उसके मतलब कहीं अगल बगल में जो भी जगह होगा वहां पर अपना शुरू हो गया अपना। तो वो अपना पूरा मुंह डाले हुए था उसके वेजाइना में, तो ये दम अंदर से इसका दम मतलब अब उसका तो नीचे का जमीन खिसक गया होगा। छोटी लड़की है, उसको लग रहा है कि भाई पहली बार देखा हो। देखी तो फिर वो लड़की जो देख रही थी, क्योंकि सामने ही खड़ी थी, देख रही थी कि इसका क्या हो रहा है। वो बोली कि हमको नहीं पता तो तुम उसके इतना प्रेम में हो, अब हम उसके साथ कभी नहीं रहेंगे, वो अपना बोली। ऐसे एक दो और एग्जाम्पल हुआ जब इसको एग्जाम्पल था इसमें कि जिसमें कि कोई और लड़की जो है इसके लिए सैक्रिफाइस की, तो लगा कि भाई इतना ज्यादा इसका ये है। तो हो सकता है इसका थोड़ा मोनोगोमस गेमस माइंड हो, जो एक के साथ रहना चाहती हो। वहां वैसे लोग शायद रेयर होंगे यार, कोई होगा ही नहीं, क्योंकि सबको मौका मिल गया था भाई। ठोक दो, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। वो जंगल राज वाली बात हो गई है हाँ तो। हाँ, गड़बड़ तो वहाँ सब कुछ हो रहा था अगर तुम ठीक से देखो तो। लेकिन मेरा कहना यह है कि ओशो जो है, ओशो बोले कि हम चाहते तो हिमालय में आश्रम बना सकते थे, लेकिन हम बीच मार्केट में बनाए कि भाई यहाँ जो भी है, तुम क्या हो तुमको तभी दिखाई देगा ना जब तुमको फ्रीडम होगा, जब तुमको सब मौका मिल रहा है। जब तुमको कोई मौका ही नहीं है, इसीलिए कहते हैं ना, वो जिसको कहते हैं अंग्रेजी में बड़ा फेमस कहावत है, पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्युटली। तो इसको ओशो बोले हैं, जो कि हम पूर्ण रूप से समझ गए कि पावर करप्ट कर ही नहीं सकता है। पावर में उतना सामर्थ्य नहीं कि किसी को करप्ट कर दे। करप्शन तो तुम्हारे भीतर बैठा ही हुआ है पहले से। पावर सिर्फ अपॉर्चुनिटी देता है कि अब पावर है तुम्हारे पास, अब तुम्हारे पास सब तरह का सामर्थ्य है, सब धन है, संपत्ति है, शक्ति है। अब अगर तुम नहीं गिरते हो तो समझो कि तुम्हारे भीतर का चेतना जो है, आत्मा ज्यादा बलवान। नहीं तो तुम्हारे भीतर का चेतना आत्मा कमजोर है, बाहरी चीज ज्यादा मजबूत है। और हमको लग रहा है कि ये बहुत बड़ा कारण होगा कि ओशो सारे टेस्ट से खुद गुजरे। इतना रोल्स रॉयस, इतना वैभव, की उन पर क्या असर होता है।
तो ओशो थे, वो ऐसे आदमी थे जो कि ओशो किताबू बातों में उनका भरोसा नहीं था, वो हर चीज खुद अनुभव करके उनको लगा भाई कोई जनक अगर अनुभव किया होगा, कोई कृष्ण किए होंगे, तो हमको भी सारे अनुभव होना चाहिए, जो जो अल्टीमेट लग्जरी हो सकता है। लेकिन उसके लिए पहले तो तुम्हारे भीतर केंद्र में कोई आदमी स्थित हो तब ना भाई। तुम अभी स्थिर ही नहीं हो, अपने 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 स्वरूप में गए ही नहीं हो, वहां स्थिर ही नहीं हो, और तुम पहले ही एक्सपेरिमेंट करने लगो। तो अगर तुम सच में ईमानदार हो तो शायद उसमें भी उसमें विकास हो सकता है। लेकिन अगर तुम फरेबी आदमी हो तो बस बस तुम शोषण करोगे हर चीज का। ओशो को इसके लिए ब्लेम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ओशो के पीपिम टॉम नहीं थे कि कौन क्या कर रहा है, वो तो पूरा उनका पूरा मार्ग ही था स्वतंत्रता का। अब तुम जिम्मेवार हो, जो गलत करोगे उसके लिए भी तुम जिम्मेवार हो, ठीक करोगे उसके लिए भी तुम जिम्मेवार हो। तो इसलिए अगर हम इससे बात करते तो हम बोलते भाई कि एक तो तुम ध्यान करने वाली थी नहीं, तो तुम्हारे कुछ भी बोलना, तुमको अधिकार ही नहीं है ओशो पर बोलने का, क्योंकि ओशो बात कर रहे, जो आदमी ध्यान कर ही नहीं रहा है वो ओशो का सन्यासी है ही नहीं, चाहे वो भले माला पहना हो, दिन रात ओशो के सामने ही बैठा हो। गैर ध्यानी वो ओशो पर कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं, क्योंकि वो आदमी उनके एक्सपेरिमेंट ही से नहीं गुजर रहा है, उसका उसका केंद्र बिंदु है ध्यान। ध्यान अगर नहीं कर रहे हो तो तुम बेकार ही वहां हो। वैसे ही शीला थी, वैसे ही थी, तो ओशो को तो पता था भाई कि शीला का क्या बेस्ट उपयोग हो सकता है, कि ध्यान ही तो है नहीं बिल्कुल। लेकिन लेकिन इन्हें जैसे शीला को, हाँ, आप बोल रहे थे कि कंफ्यूजन वाली बात, शीला को खुद में कभी नहीं लगता था कि वो कंफ्यूज है। शीला को कंफ्यूजन इसलिए नहीं था कि वो जो कॉन्फिडेंस आ रहा था ना, ओशो को देख के, ओशो का एक होता है नकलची बंदर जो होता है ना, कि भाई ओशो अगर इतना कॉन्फिडेंट है तो तुम सरफेस लेवल पर तो है, कॉन्शियस माइंड में तो कॉन्फिडेंस ला ही सकते हो। लेकिन उसके केंद्र में कोई ऐसा बात नहीं था। आज अगर आजकल हम सुन रहे हैं शीला को, कभी कभी जब सुन लेते हैं, बिल्कुल ही पाखंडी लगती, और वो लोग लगा हुआ है सिर्फ इसी चीज में। अब एक और आदमी, हमको लग रहा है वही आदमी होगा, कि जब उसका इंटरव्यू ले रहा था, वो पॉडकास्ट उसका, एक सेकंड रुको जरा पानी पी ले। तो पॉडकास्ट जो है, आप घर पे ही है ना? हाँ घर पे हैं, क्यों? हाँ, नहीं पूछ रहा था कहीं बाहर होते नहीं, धूप वगैरह। वो जो पॉडकास्ट देख रहे थे, वो आदमी जो शीला का इंटरव्यू ले रहा था, वो सन्यासी ही है, और हमको लगा वही आदमी, बिल्कुल वैसे ही लग रहा था, वही होगा, कोई और होने का संभावना नहीं है। वही आदमी था जो किसको, शायद ऑस्ट्रेलिया का है वो, उसको हम ले गए थे, जैसे एक बार एक समय हम स्वामी जी के पास लेके जाते थे वेस्टर्न लोगों को, खास करके। ऐसा नहीं कि इंडियन भी कोई लगता था कि हाँ ठीक है, ये सच में ध्यानी है, वो पता चल जाता था वो, मतलब। और मेरा हमेशा 99% सही ही होता था, कि सही लोगों को ले जाते थे कोई, जो, और फिर ज्यादातर लोग, अगर कैंप का समय है तो सब ऑलमोस्ट, अगर 10 को ट्राई किए तो 9 जाता ही था। और स्वामी जी के कैंप में हम ही ले जाने वाले वेस्टर्न लोगों को, फर्स्ट पहले पहले। उनका सिर्फ एक ही दोस्त था पहले उससे, मधुकर, और उसको उनका उनका कोई वेस्टर्न दोस्त नहीं था। तो उस दिन जो है, हमको लगता है मैक्सिमम लोगों को ले गए थे वो, आश्रम के जस्ट 100 मीटर के आसपास, या 200 मीटर मैक्सिमम घर होगा, उसी उसी रोड पर, सेम रोड पर, आश्रम के अपोजिट साइड में थोड़ा आगे बढ़ के कृष्ण रूप जी का घर था। काफी लाभ फेरे वगैरह जो दिल्ली में है, वो सब ओशो के रिच इंडियन सन्यासियों में है। वो स्वामी जी को कभी कभी अपना चाबी देते थे अपने घर का। स्वामी जी का तो अपना घर था ही, लेकिन वो कभी कभी उसमें रहते थे। शायद उसके लिए भी होगा, क्योंकि हम उस समय लेके जाते थे तो बगल में होगा। वो उतना ठीक से हमको याद नहीं है वहां पर क्यों थे वो, या बोले होंगे कि रही यहीं पर, तो मेरे लिए भी सुविधाजनक था। ऐसे टेम्पू वगैरह से लोग जाता था, वहां पैदल ही चले गए हम। उस दिन मैक्सिमम लोग था, हमको लग रहा है 25-30 होगा। तो स्वामी जी भी बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए, कि वो भी विद इन हाफ एन आवर के अंदर में हम उतने लोगों को, जिसको बोले पता नहीं, वो कुछ होता है, कुछ तो रहस्यमय है, जिसको बोले सब रेडी हो गए। जबकि वहां से लोग
आश्रम काफी कंट्रोल करता है इसमें, बैंड भी होने का चांसेस है अगर तुम कहीं और जाओ, छुपा के ही करना पड़ता था। तो फिर जो है स्वामी जी पूरा हमको देख रहे थे, भाई इतने लोग कैसे आ गए। वो पता नहीं उस दिन स्वामी जी थोड़ा रिलैक्स नहीं थे, हो सकता है हम तुरंत बोले होंगे, तुरंत ले आए होंगे, या कोई और भी वजह होगा। तो पसीना वसीना वैसे भी उनको बहुत ज्यादा निकलता था उस समय, और काफी समय तक उनको, अब आजकल जरूरत कितना है पता नहीं, उस समय तो रुमाल भिंगा भिंगा के देना पड़ता था उनको, माथा भी बहुत गर्म रहता था वैसे। तो थोड़ा बोले भी कि आज जो है मतलब पूरे ट्यून में नहीं थे, ठीक है, पूरे ट्यून में नहीं है थे आज, तो थोड़ा सा बहुत चिल नहीं हो पा रहे पाए थे उस दिनों। तो उनको एक्जिमा वगैरह हाँ, भी। बताए थे हाँ, आप ये बात। उनको एक एक्जिमा भी था। आदमी तो खड़ा होके बोला कि नहीं व्हाट्स नहीं, द हम ही को बोलना प्रॉब्लम। दो फिर तो। जी। उनको एक्जिमा वगैरह भी था, तो वो जब सारा होने लगा, स्वामी जी प्रश्नों का जवाब दे रहे थे, तो पूछना, स्वामी जी व्हाट इज योर प्रॉब्लम। स्वामी जी बोले, माई ओनली प्रॉब्लम इज दैट आई हैव नो प्रॉब्लम। तो वो बोला, आई हैव अंडरस्टूड यू वेल, वो निकल गया वो। तो फिर निकल गया, अगले दिन मिला हमसे तो बोला कि भाई मतलब उनसे ज्यादा तो रिलैक्स तुम ही हो, ये सब करके अपना। फिर जो है स्वामी जी को हम बताया ऐसा बोल रहा था। स्वामी जी दिखाए हमको, रमन महर्षि का एक मैगजीन था, उसमें दिखाया कि भाई इनको अगर इनसे मिला होता तो उसका क्या होता, मतलब अब इन लोगों का एक फिक्स आइडिया हो गया है कि ओशो जैसा एकदम होना चाहिए। तो ऐसा कोई इनलाइटेड आदमी सब एक जैसा होगा, ये तो कोई नियम नहीं है ना। तो वही आदमी जो है अभी देखे शीला का इंटरव्यू ले रहा था। अब हमको लग रहा है कि इन लोग को या तो कहीं से पैसा अच्छे से आ रहा है, पूरा दुनिया चल रहा है वो यूट्यूब वगैरह में, अब सोरोस पोरोस जितने भी इस तरह के लोग हैं, सबका लगा हुआ भाई, कोई भी जो हो जिसका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, क्रिश्चियन वर्ल्ड भी लगे। इसीलिए बनाया गया था वो वाइल्ड वाइल्ड कंट्री, जिसमें कि ओशो पर तो बहुत कम था, वो सिलाई पर बेस्ड था वो टोटली। तो जितना हो सके ओशो को के नाम को बदनाम करो। अब इनके अपने सन्यासी लोग उसमें लगे हुए हैं, तो वही आदमी था वो, इंटरव्यू ले रहा था वही, और शीला से अपना पूछ रहा था। तो शीला जो है अपना कुछ लोगों के प्रश्नों के जवाब में अपना बोल रही कि भाई भगवान जो है उससे सब बर्बाद होने लगा तब जब भगवान ड्रग लेने लगे। वो अपना बोली कि गलत कंपनी में, कुछ पूछा होगा क्यों लेने लगे कैसे, तो गलत कंपनी वगैरह। तो ये बोली कि वो उसको लगा कि ड्रग का तो वहाँ रूल काफी स्ट्रांग था, तो वो अपना बोलने गई। तो ओशो बोल दिए बस, यू स्टे आउट ऑफ इट। तो इसमें क्या मतलब ओशो क्यों ले रहे थे वो तो उनको पता है, हो सकता है कि वो दांत का उनका ऑपरेशन उस समय होता था, बहुत भयंकर पेन होता होगा, और उनको लगा था ये इस समय का सदुपयोग किया जाए कि शरीर को भूला जा सके और पूरा ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम। उसी समय वो डेंटल चेयर से 3 किताब बोले थे, नोट्स ऑफ मैडमैन, ग्लिम्पसेस ऑफ गोल्डन चाइल्डहुड, और द बुक्स आई हैव लव्ड। तो उसका इतना बढ़िया वो सदुपयोग कर लिए। मेन बात है भाई, उनको मालूम है इस शरीर कितने दिन रहना है, उनको जो करना है इतने ही दिन में करना है, उनको मालूम है भाई हमारा उम्र 60 साल से भी कम होने वाला है। तो वो ड्रग ले रहे हैं या क्या ले रहे हैं, वो अब बहुत कुछ अपना और भी उनका हो सकता है कि भाई वो जो नाइट्रिक ऑक्साइड या क्या वही नाम था ना, नाइट्रिक ऑक्साइड। पता नहीं। हाँ, तो वो जो भी था उसको लाफिंग गैस भी बोलते हैं। तो विलियम हाँ जेम्स। हाँ, N2O, हाँ। नाइट्रस ऑक्साइड। तो विलियम जेम्स जो बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट था, बहुत फेमस है, उसी उसी का वही वर्ड भी यूज किया था, ओशनिक, जिससे ओशो जो ओशो शब्द जो है आ, ओशो यूज करते हैं। एक तो जापानीज वर्ड भी है, जापानीज एंशिएंट जापानीज वर्ड, ओशो मतलब होता है वो जिस पर पूरा अस्तित्व जो है अपना ब्लेसिंग का बरसात कर रहा है। और दूसरा जो है इस ये उपयोग किया था ओशनिक शब्द का, मतलब जो जिस आदमी को अनुभव होगा उसको क्या करेंगे कहेंगे। इसका कुछ फेमस किताब भी है जो कि मतलब इनर वर्ल्ड पर लिखा है, जो बहुत फेमस है। ओशो भी उस किताब को पसंद करते हैं, मेरे पास वो है किताब इसमें किंडल में, नाम अभी याद नहीं आ रहा है कुछ, जो भी है अभी पढ़े तो नहीं है लेकिन। तो वो आदमी यही नाइट्रिक ऑक्साइड ले रहा था।
तो लेके वो अपना जो है उसको अभी आज ही हम सुन रहे थे, उसको मतलब लगा कि भाई उसके पास इतना होश कम से कम था कि वो जो लेने के बाद वो लिख पाया। तो लिखा वो अ, उसके बाद लेकिन लिख तो लिया, लेकिन उसको जो है उसको लगा कि भाई अभी जो है पूरा एकदम रहस्य उद्घाटन हो रहा होगा एकदम, मतलब जो कहते हैं ना भाई, जैसे भी वेद है, रिवील्ड ग्रंथ है, या कुरान है, वो मोहम्मद पर उतरा, तो वैसी तरह का कुछ उसको लगा मेरे ऊपर भी उतर रहा होगा, तो लिख लिया तुरंत। लेकिन लिखने के बाद पढ़ उसने मैं नहीं पाया, फिर तो अपना बेहोश हो गया होगा। बाद में देखा क्या लिखे हम, तो लिखा था अपना अ, मतलब वो जो दो ठो वर्ड ओशो यूज किए, नॉनसेंसिकल जो वर्ड था, क्या बोलते हैं, तो अजीब टाइप का साउंड था। वो उसके बाद बोला, वो उसके बाद वो लिख दिया, वो साउंड अभी या उस टाइप का थोड़ा स्ट्रेंज टाइप का साउंड था। उसके बाद वो साउंड लिखा, उसके लिखा कि मेल इज पॉलीगेमस एंड फीमेल्स आर मोनोगेमस। अब इतना भयंकर इंसाइट आया उसको, ये कोई इंसाइट तो है नहीं कुछ भी इसमें। तो वही है भाई, तुम जो रहोगे वही आएगा ना इंसाइट। ओशो तो उसमें बोले हैं जो भी नोट्स ऑफ द मैड मैन में, थोड़ा लगता है कि थोड़ा थोड़ा बहक रहे हैं ओशो, लेकिन फिर भी उसके बाद भी जो भी बात बोले हैं वो सब अर्थपूर्ण है। हम तो तीनों पढ़े हुए हैं, इसलिए हमको थोड़ा और ज्यादा अट्रैक्शन भी हुआ था तीनों पढ़ने का। तुम कोई भी पढ़े हो या नहीं पूरा? नोट्स ऑफ मैडमैन मैंने अभी प्रिंट करवाया था। हाँ। मेरे पास पीडीएफ में था, तो घर से प्रिंटर था, वो रखा है मेरे पास। हम्म। और ग्लिम्पसेस तो चाइल्डहुड वाला तो 2-3 बार पढ़ा है, हम्म। पर वो पूरा नहीं पढ़ा है। मतलब वो कहीं से शुरू किया, पढ़े जा रहे, हम्म। फिर रिपीट हो गया, फिर वही पढ़ लिया। मतलब ऑलमोस्ट पढ़ा है। और बुक्स, इंडिया माई लव या बुक्स आई हैव, बुक्स आई बुक्स आई लव, हैव लव्ड। हाँ वो भी थोड़ा पढ़ा है। वो अभी खरीदी थी किताब, 30-35 किताब खरीदी थी आश्रम से, हम्म। संदीप ने, तो हम्म। उसमें वो भी थी। हम्म। तो संदीप खरीदता है, पढ़ते तुम हो? उसने तो बहुत पढ़ा है, 6 साल वो कैंप जाने से पहले उसने बहुत प्रेम में रहा है वो किताबों के। अभी लाइब्रेरी बना रहे हैं ना, जो छोटा सा आश्रम बनाया है खेत में, कम्यून, तो उसके लिए खरीदी थी ये 20-25 किताबें उसने। हम्म। वो भी लेकिन धर्म गुरु टाइप का ही है, मतलब सदगुरु नहीं है, धर्म गुरु टाइप का। कौन, संदीप? संदीप, हाँ। स्वामी जी से जब पूछा था ना वहां पर, किसने क्या पूछा था? स्वामी जी से पूछा था वहां पर नेपाल में ही उनके आश्रम में, आनंद अरुण के आश्रम में, वही पूछा अच्छा। धर्म गुरु और सदगुरु में क्या फर्क है। हाँ। तो जी बोले कि मी सदगुरु, आनंद अरुण धर्म गुरु। तो वैसे ही वो भी अच्छा। धर्म गुरु टाइप का ही है। कह सकते हैं, पर वो गुरु बनने का उसमें वो नहीं है कोई लालसा, ये सब मतलब जो चीज है ना अंतर वो, तो पता नहीं। देखो पहले देखो, ये सब चीज जो है ना, ये हम्म। अचेतन में होता है ना। ये चेतन मन में क्या कर रहा है आदमी, क्या दिखा रहा है, उसका कोई मतलब ही कुछ नहीं है। चेतन इतना गहरा है ना, वो किस समय वो प्रकट हो जाएगा, अंकुरित हो जाएगा, तुम बता नहीं सकते। तुमको खुद भी पता नहीं है। जब तक तुम्हारे भीतर का मैं नहीं मरा है, तुम मिट नहीं गए हो, तब कभी भी तुम उस दिशा में जा सकते हो। और कोई भी अगर अमित वगैरह भी जो है, वो उसके भीतर भी मिटा है कि नहीं मिटा है, वो कुछ भी क्लेम करते रहे, क्योंकि वो वही आदमी मिट सकता है जिसके लिए सबसे प्रमुख चीज है कि भाई हमको सत्य को जानना है, भले उसके बाद मेरा उस क्षण ही मौत हो जाए। वो ऐसे लोग बहुत विरले होते हैं, कहे कबीर कोई विरला पाए। इतना आसान नहीं है कि भाई जितने तुमको लग रहे हैं रंगे हुए अपना गेरुआ वस्त्र में माला पहने हुए, उसमें कोई एक आध दो ऐसा होगा तो बहुत है, समझ लो उसको। इतना आसान जैसे लग रहा है ना वो बातें, ठीक है, वो क्रिएटिव होना, टैलेंटेड होना, मनीष हो जाना, ये सब चीज आसान है, क्योंकि टैलेंट तो बहुतों लोगों को दिया है, प्रकृति देता है। नहीं तो सारे आर्टिस्ट हो जाते बुद्ध पुरुष।
लेकिन स्वयं को जानना ये कोई टैलेंट नहीं है, ये ईमानदारी ऑथेंटिसिटी है कि भाई तुम जो भीतर हो वही बाहर रहोगे, जो तुम उसमें सब लगा दोगे। इसीलिए तो ओशो भी इस बात को बोले हैं, और हम उन चीजों को बहुत ठीक से पकड़ते हैं कि कोई चीज ओशो क्या बोल रहे हैं, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाते। ओशो बोल रहे हैं इस बात को कि जो आदमी आनंद को खोजेगा वो सत्य तक कभी नहीं पहुंच पाएगा, और ज्यादातर लोग आनंद को खोजते हैं, अनुभव को खोजते हैं, आनंद को खोजते हैं। जो सत्य को खोजेगा वो आनंद तक पहुंच जाएगा, क्योंकि सत्य जो है वही आनंद है। सत्य पर पहुंच गया तो, और हम तो उसके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सत्य अगर नरक में भी ले जाएगा तो सत्य ही चाहिए हमको, जो भी सत्य हो, जो अल्टीमेट ट्रूथ है, वो कुछ भी हो, वो तुमको सुख दे रहा हो या दुख दे रहा हो, कुछ भी दे रहा हो, वो जानना उसी को, क्योंकि वही सत्य है, और तो सब सपना है। सब लोग जो अपना बाजार बैठा लेता है, तो कहीं ना कहीं तो बाजार बनाने का ओशो का नकल करके, और फिर ओशो भी क्या है नहीं है उन्हीं को पता अल्टीमेटली। जब ओशो बोल रहे हैं खुद बुद्ध के बारे में, तो बुद्ध भी ज्ञान को उपलब्ध हुए या नहीं हुए, वो सिर्फ अल्टीमेटली तो वही जान सकते हैं। वो हो सकता है बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहे हो, इसलिए वो उसका तो खैर बिल्कुल क्लियर है, वो अभी कहीं पहुंचा हुआ है, कारण नहीं है तुम्हारा जो मित्र है, उसके बारे में कुछ ऐसा बहुत बोलना है के मूड में भी नहीं है अमित जो है। लेकिन अमित तो कुछ बात तो उसमें है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कोई कहीं भी हो, गिरने के लिए कहीं से भी गिर सकता है। अब हम ही जैसे इतने दिनों से पॉलिटिक्स वगैरह पर बोलने लगे हैं, तो हमको कोई वो कॉन्शियस डिसीजन था मेरा। लेकिन अब मेरे लिए उन चीजों का को उसमें थोड़ा हम उसको थोड़ा धन्यवाद देंगे कि भाई उसको हमारा जो है तोताराम जो है, तोतापुरी तो थोड़ा बहुत रोल कौन? है उसमें। हाँ, तनोज। हाँ तनु, अब मेरे भीतर जो वो था, ऐसा नहीं कि अब हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि हमको लग रहा है कि बाहरी दुनिया के लिए देश बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो बोलना है जब तक मेरे भीतर से वो पूर्ण रूप से विदा नहीं हो जाए, और हमको समझ में आ जाए बोलने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब वो उसका अमाउंट कम हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास ना मेरा हेल्थ अब उतना ठीक है ना। देखो ओशो भी पहले बहुत भारत पर बोले, उनको लगा होगा जब कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पर कोई समझ नहीं है, तो वो अपना फिर अपना ऊर्जा दूसरे दिशा में ले गए। जैसे कि बुल्ले शाह के बारे में कहानी है कि उनके गुरु जो है स्वामी जी हमेशा सुनाते थे कि भाई जो है, जब बुल्ले शाह के घर में कोई शादी था, तो वो बुलाने आए अपने गुरु को, सैयद इनायत खान या जो भी नाम था, तो गुरु जो है किसी और को भेज दिया। तो बुल्ले शाह बिल्कुल ये कर दिए, नेग्लेक्ट कर दिए उसको अपना। उनको लगा कि भाई अच्छा से वेल ड्रेस्ड अप भी नहीं था, गरीब टाइप लग रहा था। उनको लगने लगा कि भाई इसके साथ हम रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे, और उनके अंदर ऐसा ख्याल आ गया, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स। तो फिर वो पूछे उनके गुरु बाद में कैसा रहा वहाँ, बोला कि वो तो हमको ध्यान भी नहीं दिया जाता। बोले ये बात है, ऐसे बात है, ठीक है। अब जो उसके तरफ जो बह रहा था पानी, मतलब मेरे प्रेम का पानी जो बह रहा था, जैसे कि खेतों में होता है, क्योंकि वो प्याज वगैरह लगाते थे, क्यारी बोलते हैं ना, क्यारी से जो पानी गुजरता है, तो वो अब उसका दिशा अब तुम्हारे तरफ मोड़ देते हैं। उसके बाद बुल्ले शाह को आने लगे, आते थे, अवॉइड करने लगे, वो देखते ही नहीं थे। तो उसी समय बुल्ले शाह के भीतर से सब जो उनका जो गीत सब है विरह का, वो सब निकला। तो इसलिए कब और कहाँ पर आदमी जो है कहाँ फंस जाएगा कोई ठिकाना नहीं उसका। वो बुल्ले शाह जैसा आदमी फंस सकता है। बुल्ले शाह का ही लाइन है ना, तू किस खेत की मूली हुसैना, मंसूर कपूली सूली, ऐसे कुछ है। तो जो अल्टीमेट लूजर है वही इसमें पा सकता है। इसलिए जीसस बोलते थे ना कि यहाँ जो अ, संसार में जो अंतिम है वही परमात्मा के राज में प्रथम होगा। दोज हु आर रेडी टू बी लास्ट हियर। तो इतना हिम्मत बहुत कम लोगों में होता है। तुम एकदम मिट जाओ बिल्कुल, तुम्हारा जो है
हम लोग सब संभालते रहते हैं ना, संसार भी ठीक ठाक रहे, लोग भी हमको अप्रिशिएट करते रहे। ओशो को ही हम पढ़ रहे थे, वो उसमें गुरजेफ का था। गुरजेफ बोला कि भाई अगर स्वयं को सत्य को जानना है तो तुम जो भीतर हो वही वही बाहर रहो, उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े। अब इसका कोई गलत अर्थ नहीं है कि भाई लगा ले कि भाई कि जो तुमको समझा रहा है सिखा रहा है उसी को तुम अपना सब तरह का अ, कटु वचन बोलने लगो। बोलो उन लोगों के साथ जो कि तुम्हारा जो सांसारिक लोग है वहां बोलो, जहाँ तुम्हारा लाभ धन से रिलेटेड लाभ जुड़ा हो वहां बोल के दिखाओ, तब न समझ में आए बात। तो बुल्ले शाह वही बुल्ले शाह नहीं, गुरजेब जो है तो बोला कि भाई उसके लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े। अगर तुम्हारे अंदर किसी के लिए लग रहा है कि भाई ये आदमी जो भी लग रहा है वही उसको अगर अ, बोल सकते हो तुम, तो धीरे धीरे तुम क्रिस्टलाइज हो जाओगे। तो ये तो सूच बहुत स्थूल बात है ना भाई, तुम बाहर से भी सत्य नहीं बोल सकते हो, बाहर से भी वो नहीं बोल सकते हो जो तुम्हारे अंदर है। तो भीतर तो और गहराई में जा तो और भी मुश्किल। इसीलिए जो है एक साधक के लिए सत्य बोलना भी इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम अगर झूठ बोल रहे हो तो तुम और पर्सनालिटी क्रिएट कर रहे हो, और जैसे परत लगा रहे हो प्याज के ऊपर और परत पर परत चढ़ा रहे हो, फिर तुम्हारा जीवन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सिंपल नहीं हो सकता है। और तुम सिंपल नहीं हो तो भीतर जाना कठिन होगा। इसीलिए ओशो बोले ना, आई हैव वर्कड ऑन मेनी सेलिब्रिटीज एंड आई हैव फाउंड देम द मोस्ट थर्ड रेट। क्योंकि उनको वो पूरा पर्सनालिटी ढो रहा है, वो उसको सब अपने फैन को भी खुश रखना है, तो कुछ त्याग करने के लिए रेडी ही नहीं। इसी वजह से हम विनोद खन्ना को रेस्पेक्ट करते हैं कि वो त्याग किया था, जो भी उसके जिस टॉप पर था वो सब छोड़ के वहां पहुंचा। तो जब तक वैसा कोई होगा नहीं उसको भीतर का मिलेगा नहीं। अभी जैसे अब देखने के अब समझ में आ जाता है, ये कोई आनंद अरुण हो चाहे वो ये ओशो के भाई जो है, क्या नाम उनका, शैलेंद्र, शैलेंद्र। ये सब को देख के समझ में आ जाता है कि ये लोग सत्य के खोजी नहीं। अब ओशो है कि दुकान बैठा के चले गए, अब उस दुकान से इन लोग लाभ उठा रहा है बस। हम तो अभी उसके किताब पर भी बोलेंगे भाई, ओशो के खिलाफ बोलिए उससे क्या होता है, हम उसको काटेंगे बातों को अपने 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 ध्यान के आधार पर, अपने लॉजिक के आधार पर कि कहाँ तुम गलत हो। हम उसको अगर कभी वो तो उससे बात करने के लिए जब बोले तो वो लास्ट में बोल दी कि भाई हम जो है, हम बोले कि अगर तुम्हारे पास कुछ टाइम है तो हमसे बात करो, मतलब हम पूरा किताब जब फिनिश कर लेंगे। तो वो बोली कि हम सिर्फ अभी पॉडकास्ट के लिए टाइम मिलता है हमको, अभी वैसे टाइम उतना नहीं है। कहीं ना कहीं उसको लग ही गया होगा, इन लोग तो अनुभवी लोग हैं कि भाई भाई तुम जब वहां पर इतने कमी निकाल रही हो तो क्रिश्चियनिटी से तो गंदा कुछ कोई कुछ भी नहीं है, जितना गंदगी वो किया है उस पर कब किताब लिखोगी। और इसमें जो भी बात तुम लिख रही हो उसमें ओशो तो कहीं है ही नहीं, ये तो जो वहां हो रहा है। तो ओशो तो किसी को बोल नहीं रहे हैं ना तुम अच्छे अच्छे आचरण करने लगो, व्यवहार करने लगो, तुम जो हो वही रहो। जब तक तुम्हारे भीतर बदलाहट नहीं आ जाता है, तुम चोर हो तो चोर ही रहो। तो बोल नहीं रहे तुम संत की तरह अपना आवरण ओढ़ लो। और वैसे ही में शायद एक दिन दिखाई देगा, अगर शीला हमको लग रहा है कि उतनी भी बुद्धिमान नहीं थी कि आज भी वो कोई ऐसी बदली नहीं। अब वो अपने बाप को मानने लगी ऑलमोस्ट ओशो के बराबर की, बाप मेरे बड़े इंसाइटफुल थे, उनको दिख गया बहुत पहले ही कि ये आदमी अगर जिंदा रहे ज्यादा दिनों तक तो ये बुद्ध हो जाएंगे। वही भी लेके गए थे, बाप भी शायद इसीलिए लेके गए होंगे कि आदमी के आसपास तो धन बरसेगा एक दिन, गुजराती आदमी हो से ही चालू होता है, तो पकड़ लो इसको। ओशो को भी लग गया होगा भाई ये भी खाली पैसे के पीछे, इसको पैसा बनाने आता है, गुजराती उनके पास ऐसे भी काफी थे। आश्रम बनाना है, सब तरह के लोगों का जरूरत है। आश्रम समृद्ध रहेगा तभी ध्यान करने वाले लोग को सुविधा मिलेगा। लेकिन ओशो जो भी कर रहे हैं अल्टीमेटली उनका उसके लिए है, जो कि इसीलिए इनर सर्किल आउटर सर्किल, अब वो तो एक जोक बना दिए होंगे, वो इनर सर्किल थोड़े था, वो रियल में सब आउटमोस्ट सर्किल था वो। उन लोग पर व्यंग करने के लिए ओशो कर रहा हूँ, ओशो तो बहुत कुछ करते थे, एक बार इनलाइटेड डिक्लेयर कर दिए सबको, सब उसमें फंस भी गए। सिर्फ दो आदमी नहीं फंसे थे, एक विनोद खन्ना और एक बिहार वाले जो थे, क्या नाम था उनका, आनंद मैत्री।
अब तुमको कुछ बोलना है बोलो, फिर उसके बाद रखा जाए। हाँ, तुम फोन किए हो तो कुछ तो बात होगा ना, कुछ तो लोग नहीं, कहेंगे। पहले तो ऐसे ही किया था, मतलब हालचाल पूछने के लिए आपका। हम्म। फिर बात छिड़ सीधे गई किए तो। या उससे मेरे सेक्रेटरी से पहले बात किए? नहीं, सेक्रेटरी से बात नहीं किया। सेक्रेटरी को हम एक दिन बोल दिए थे कि वो फोन आप बोले पूछ तो बोलो किसी डायरेक्ट करे, तो वो बताई थी कि नहीं तुमको? नहीं, नहीं बताया तो नहीं था। हो सकता है बाद में हम बोल दिएंगे। नहीं, हम लगता है कुछ बोले नहीं, वैसे भी बहुत बात बोलती थी वो। डायरेक्ट तो मैं इसलिए नहीं कर रहा था कि मतलब अगर उससे बात हुई है तो उससे पूछ लो, आपको डिस्टर्ब ना करूं। उस दिन जो तुम बोल रहे थे, हाँ। क्या बात बोले थे कि तुम, हाँ मतलब वो लोग जो है फिलोसफर टाइप नहीं है, तो तुम हमको फिलोसफर बोलना चाह रहे थे क्या? किसको? मतलब वो जो गुरजेब वाला लोग सब था, हाँ। फिलोसफर, उन लोग फिलोसफर टाइप नहीं, उन लोग मतलब रियल एग्जिस्टेंशियल लोग है, कहने का तुम्हारा थोड़ा मतलब। नहीं, और फिलोसफर टाइप तो अब दूसरा जो हो ही एक जाते हैं एक एक ऑटो। एक मिनट एक मिनट, दूसरा भी बोल ही दे फिर तुम बोलना। दूसरा जो अभी तुम हम्म। ओशो का जो भेजे हो, तो वो पर्पसलेस था या उसमें था कि भाई आपको जो कष्ट हो रहा है शरीर का, वो पिछले जन्म के कर्मों का? नहीं, वो मेरा उसमें जो सवाल था, मतलब मेरा किसी में कुछ सवाल रहता है इसीलिए इसीलिए जो कि। होता है ना, हम बोल रहे हैं कि भाई तुम सवाल के साथ भेजो। ये जो तुम लिखते हो प्रणाम के साथ स्वामी जी हेलो करके, उसमें सीधे बोलो कौन सा बात करना है, तब फिर हमको भी थोड़ा लगेगा चलो बात करते हैं। हाँ, नहीं, पहले मैं पूछ लूं कि भाई आप ठीक है नहीं है, मतलब अवेलेबल हैं, इसलिए मैंने पहले वो किया। हम तो तुमको अ, इतना साल में नहीं समझे, हम तो इस चीज के लिए सिर्फ अवेलेबल है, अगर मेरा हेल्थ अगर बहुत चौपट हो तो बात अलग है। इस- हाँ, तो उसमें फिलोसफर का बात का क्या अर्थ था? समझा नहीं। नहीं, तुम बोले कि उन लोग फिलोसफर टाइप का नहीं है, तो मतलब, हाँ, हाँ, वो जैसे माँ माँ स्वामी जी थे, चेतन आमियो। यहाँ तो पर आवाज इतना क्यों आ रहा है? थोड़ा अगल बगल हट सकते हो क्या? हाँ, अभी बाहर ही हूँ मैं, साइड में इधर था। फिर भी आवाज तो आ ही रहा है। हाँ, बीच बीच में आएगा। हाँ ठीक है, बोलो। तो वो डायरेक्ट जैसे आप बात करते हैं, पर उनका एक अपना तरीका था, वो डायरेक्ट टू द पॉइंट और कम से कम शब्दों में हाँ टू द पॉइंट बातें चाहती थी। जैसे आप जैसे उन्होंने पूछा शेयरिंग का हाँ। लास्ट डे, कि शेयर करो आपका क्या है, और शेयर में उन्होंने बताया क्या शेयर करना है। हम्म। कि आपने बस ये पहचाना कि आपकी क्या पर्सनैलिटी है, आप उसको देख पाए, और क्या आप एसेंस से जुड़े। हम्म। बस इतना पूछा उन्होंने। और वैसे भी कोई बात देखो होती उन थी लोग तो का टू जो है द। ना, वो सब जो है टोटली ट्रेनिंग है। ट्रेन किया गया, जो ट्रेनिंग किया गया वही उन लोग बताता है। हम टीचर्स ट्रेनिंग जो कोर्स किए थे, उसमें भी पूरा उन लोग गाइडलाइन देता है कि भाई आपको ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, इतना ही बोलना है। तो ये सब आदमी को फिर नकली बनाने का ही तरीका है। हम जो है ना, हम अनगढ़ हीरा है, वो लोग पॉलिश होने का कोशिश कर रहा है, लेकिन हीरा है कि पत्थर है वो जाने वही लोग। लेकिन जो वेस्टर्न लोगों का बहुत कम संभावना है कि वो इनलाइटेंड हो पाएगा, क्योंकि वो इतना ज्यादा क्रिश्चियनिटी गहराई में घुसा हुआ है, जब तक कि उस पूरा बहुत डीप सर्जरी नहीं हो जाए उसका। तो हर चीज का देखो एक वातावरण होता है। इंडिया में अगर तुम जन्मे हो तो अपने आप को मानो बहुत लकी, भले ये इंडिया कितना भी गरीबी हो, यहाँ सब समस्या हो, समस्या वहां भी यहाँ से कोई कम नहीं, यहाँ से ज्यादा ही समस्या है। कहते हैं ना, दूर का ढोल सुहावना लगता है। लेकिन जहाँ जब तुम अध्यात्म खोजोगे ना, तो उसका कोई संभावना ही नहीं है वहां पर। और जो कुछ किसी का कुछ होता भी है ना, वो यहाँ पे दौड़ा दौड़ा भीख मांगता हुआ यही ईस्टर्न गुरु के पास आता है, चाहे कोई भी गुरु हो, तभी कुछ होता है। उसके बाद भी जो डिक्लेयर कर देता है कि हम इनलाइटेंड हो गए, कोई भी लगता नहीं कंप्लीटली कि आदमी इनलाइटेंड हो गया। चाहे वो एखार्ट टॉली हो, जो इसका बड़ा फेमस किताब भी है, कौन सा किताब है भी मेरे पास रखा हुआ, कभी पढ़े भी नहीं है अभी तक, नाउ करके, याद नहीं आ रहा नाम उसका। वर्ल्ड मतलब काफी बेस्ट सेलर में से है, उसका हम लेक्चर भी सुने हुए हैं। कहीं ना कहीं अब जिसको तुम बोल रहे हो फिलोसफर, उसको उसको देख के सुन के लगता है कि इंटेलेक्चुअल टाइप का आदमी। एक हाथ टॉली के साथ दो तीन और लोग इनलाइटेंड अपने को डिक्लेयर किया, तो सब वैसे ही है, कहीं ना कहीं अटका हुआ है।
कहने के लिए इनलाइटेंड हो सकता है, लेकिन वो इवन जब ओशो बोलते हैं जय कृष्णा मूर्ति के बारे में जी कि उनका लगेज तो पहुंच गया लेकिन वो पीछे रह गए, उनके सीरियसनेस के वजह से वो बोलते हैं ऐसा। जो संतों का मस्ती है वो तो वेस्टर्न लोगों में हो ही नहीं सकता, होता ही नहीं। इवन ये जो आदमी है ये भी लगता है कि ऐसे ही है, जो ब्लैक आदमी है, क्या नाम है उसका? ब्लैक कौन? इंडिया में बहुत फेमस है वो, निग्रो जो है, क्या नाम है उसका? अच्छा, मूजी। हाँ, मौजी पोची सब जितना भी है सब ऐसे ही मनमौजी सब है। वो उन लोग माहौल क्रिएट कर देता है, वो समझ गया है कि कैसे एक थोड़ा सा साइलेंस का स्पेस कर दो, उसी में लोग ज्यादातर लोग तो अनुभव के पागल है ना, वो थोड़ा अच्छा लग गया, वो गाते रहो, गुन गाते रहो उसका। वैसे उसके बारे में भी उसके जो क्लोज लोग बड़ा उसके बारे में लिखे हुए था, वो बहुत ही ज्यादा दूसरे टाइप का बात सब था। यहाँ पर आजकल कितने रावण लोग घूम रहे हैं ना, वो रावण जो है साधु का संतों का टोला पहन के सब, कितने रावण सब है। हमको अब इन लोगों को देख के, जितने भी इस धंधा में लगा हुआ ना, थोड़ा तो लगता है कि इन लोग जैसे कि खुद ही अपने पैरों में बेड़ी बांध लिया। ठीक है, तुम्हारे शिष्य उस इकट्ठा हो जाते हैं मूल टाइप के लोग जो होते हैं, वही वही लोग पूरा जिंदगी भर चलते रहेंगे, वो कभी कहीं कुछ पहुंचेंगे भी नहीं उनका। तुम्हारा भी लगते रहता है चलो भाई मेरा भी अपना टाइम अच्छा पास हो रहा है। ऐसे जो तुम बात पे बड़े प्रसन्न होते हो स्वामी जी के, जो कि स्वामी जी मेरे बारे में बोले थे कि इतना मूड नहीं है कि गुरु बनेगा, दूसरा कि मतलब ये कुछ इसके साथ पास कोई 10 मिनट बैठना चाहे, या आधा आधा घंटा या 1 घंटा बोले तो 10 मिनट में ही कुछ ऐसा बोल देगा कि भाग जाएगा। तो तुम थोड़ा खुश ज्यादा हो रहे थे उस पर, लेकिन उसके केंद्र में क्या था वो तुम देखे नहीं। केंद्र में स्वामी जी बोल रहे हैं ये इतना मूड नहीं है, इसलिए ज्यादातर लोग जो गुरु बनते हैं वो सब मूड किस्म के लोग होते हैं। तो गुरु बन रहे हो ना तुम, गुरु हो नहीं ना। बनने वाले लोग झूठ होते हैं, और वहां पर साहिल भी था, वही बोला था कि इसकी स्वामी जी और हम लोग 3 आदमी बैठे हुए थे। स्वामी जी बोले अभी शादी करने वाला है, अभी इसको मतलब कुछ इसका पैसा वैसा आना चाहिए क्या उसके लिए, इसके लिए ठीक रहेगा काम। साहिल बोला तुरंत कि इसके लिए सबसे अच्छा होगा, आलोक के लिए बेस्ट होगा कि गुरु बन जाए। तो वो स्वामी जी समझ गए इसके अचेतन में कौन चीज कुल मतलब ये हो रहा है, स्टेर हो रहा है। और वो बाद में स्वामी जी को छोड़ के चला भी गया था, गुरु बन भी गया था उस दिन, चला, आजकल पता नहीं कैसा चल रहा है, नहीं चल रहा है। और अपने उसके साथ जितने भी लोग साहिल एक जो घूमता है वो तो नहीं है? हैं। साहिल वो तो नहीं है, मतलब कौन? फेसबुक पे एक है ना कुछ करके, या नहीं नहीं, वो सब स्वामी जी के पास कहाँ आया था, वो उतना उसका क्षमता तो रहे। साहिल बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, साहिल मुसलमान है। और उसका भाई, छोटा भाई भी उस स्वामी जी के साथ था, जो कि शाहरुख खान का एक समय कुछ सेक्रेटरी टाइप का था, बहुत कम ही उम्र से, पहले मूवी वगैरह में लिखता था। उसका उसका गोल था, उसका एम्बिशन था कि इंडिया के या वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट इनलाइटेड आदमी बनना है, या इंडिया के, मतलब इस टाइप का जो मूर्खतापूर्ण तुम्हारा गोल होता है ना, यही कहते हैं, ढोल अपना पोल खुद ही खोल दिया, ये सब कोई गोल है भाई कि तुम बेवकूफ वाला बात ये कोई बनने वाला चीज ही नहीं। बनने के दौर से मुक्त हो गए तभी तो तुम हो सकते हो। और ये जो कंपटीशन लगा रहे हो कि सबसे यंगेस्ट बनना है, ये पूरा इसका पूरा परिवार जो है ना, विपसना जो है गोयनका का काफी किया हुआ, उसके बाद स्वामी जी के पास आया। इसके बाप बड़े भारी फेमस कार्टूनिस्ट थे, आबिद सूरती नाम था शायद, बउआ जी कहीं, पहले एक मैगजीन था हिंदुस्तान, लग रहा है उस साप्ताहिक हिंदुस्तान, उसमें इनका आता था हमेशा कार्टून एंड के पेज में। फेमस कार्टूनिस्ट थे ये। तो साहिल भी जो है वो डिजाइनर वगैरह था, अच्छा पैसा कमाता था। स्वामी जी भी बहुतों का व्यवस्था किए हैं पहले अपना, जो उसका कमाई हो जाए लोगों का अच्छा अच्छा, क्योंकि अभी पता चला एक गुजरात के थे, उनको 20-25 लाख दिए थे स्वामी ने। स्वामी जी दिए? हाँ, कौन बताया? यहाँ अमित जी के कैंप में मिले थे, एक वो बता रहे थे। अच्छा।
और उसने डुबो भी दिए, गुजराती था वो जिसको दिए थे। तो स्वामी जी ने फिर वो रोने लगा कि हालत खराब है, तो बोला भूल जाओ उसको, कोई बात नहीं। इतना जैसे बोल रहा है लोग ना, पता नहीं वो बात जो भी हो, लेकिन स्वामी जी बहुत पैसा के मामले में बहुत ज्यादा ये रहते हैं। जैसे हमको भी कैसेट वगैरह देते थे वो, कहानी है ना, तो बहुत सुनते रहते हैं। नहीं, लोग कहानी गढ़ता भी बहुत है। स्वामी जी पैसा के मामले में बहुत छोड़ते नहीं है कुछ जरा भी। इतने सालों का मेरा भी तो अनुभव रहा है ना। अब आजकल जो भी हो अब, लेकिन ये कहानी वानी बहुत कुछ हम भी सुने हैं कि सारा कुछ वहां पर जितना भी डिजाइन वगैरह है, पहले पानी आ जाता था, वो जो नर्मदा या जो भी रिवर है वहां पर, उसका पानी हमेशा आ जाता था, तो स्वामी जी उसके लिए सब बताए कैसे करना है। फिर वो जितना घर का डिजाइन है सब स्वामी जी का किया हुआ, अब किया हुआ नहीं किया है वो तो पता नहीं, लेकिन शिष्यों का बहुत आदत ज्यादा ही होता है सब चीज करने बोलने का। 10 रुपया दे तो 10 लाख हो जाता है। मतलब हम ये नहीं कर रहे हैं कि हो सकता है दिए भी हो, जो भी हो। गुजराती कौन था वो? नाम तो नहीं पता मुझे, मिला हूँ मैं उनसे, नाम याद नहीं है। हो सकता है हम जानते हो, पहले का है क्या बात का है? पहले के ही हैं शायद। क्या बोले पहले? पहले के ही हैं शायद। हाँ। तो तो स्वामी जी दिए होंगे तो कुछ ना कुछ अपना भी बिजनेस देख के दिए होंगे, या वो उनको लग रहा होगा पैसा को उनको ज्यादा कोई जरूरत नहीं है तो। कहानी तो ऐसे बहुत ज्यादा इन लोगों के आसपास गढ़ा जाता है, क्योंकि शिष्यों का आदत है ना, शिष्य भी बड़े झूठे किस्म के लोग होते हैं। उनको बस चमत्कार और ये सब कहानी गढ़ते रहो अपना। क्योंकि स्वामी जी का के जीवन में पैसा बहुत मुश्किल से आया, तो ऐसे जब भी मुश्किल से कोई चीज आता है उसकी कीमत होता है उसके लिए। वो तो 7-8 साल के थे, उनके पिताजी का डेथ हो गया, और वो रिफ्यूजी थे यहाँ पर। बचपन से रामलीला वगैरह में काम करना शुरू किए, उसी से उनका सर्वाइवल था। फिर अपने तबला वबला सीखते थे, उनके कोई गुरु थे। वहीं पर सिगरेट बीड़ी का वो पीते थे, तो इनको भी आदत हो गया उसी समय से। आश्रम में पहले वो क्या, वो जो साइकिल वगैरह जो है वो रेंट पर देते थे। फिर जो पकड़ाता है, क्या बोलते हैं जो, अ, क्या बोलते हैं जो सीज करता है, नहीं वो सब जो बिना टैक्स दिए जो बाहर से आता है सामान वामान, क्या बोलते हैं उसको? जैसे टेप रिकॉर्डर हुआ, कुछ हुआ, अनसन जितना भी चीज होता है विदेश वगैरह से आता है, कस्टम सर्विस नहीं पे किया रहता है, तो वो कहीं पर रखे रहता है गवर्नमेंट वाला लोग, तो वहां से वो शायद खरीदते थे, कि दूसरे लोगों को बेचते थे। और इनको भी कोई विदेशी वगैरह जो है जाते समय कुछ कुछ दे जाता था। जैसे अब उन लोग था कि जाते समय कहाँ ढोते हुए ले जाएगा, तो अपना दे जाता था। वो सब भी अपने बेचते थे शुरू शुरू में। वो है स्वामी जी, वो है ना, क्या बोलते हैं उसको, सिंधी है। बिजनेस माइंड वो सबके पास काफी होता है। अभी इतना लाख दे दिए वो, ये सब कहानी किस्सा तो ठीक है। तो उनके पास अगर बहुत सरप्लस हो गया हो दे दिया होंगे। हम्म। क्या? सो गए क्या? हाँ, हो सकता है। बीच बीच में सो जाते हो क्या? नहीं, म्यूट कर रखा था। क्या कर रहे थे? म्यूट? म्यूट कर रखा था ताकि आपको आवाज मतलब हाँ। पीछे का ना। तो देखो, जब तक तुम्हारा खोज में दूसरे दूसरे चीज का कोई मूल्य होगा ना, कि वो स्वामी जी का व्यक्तिगत जीवन क्या है, वो उनका जो है पर्सनालिटी क्या है, वो क्या क्या करते हैं, वो फिर तुम केंद्र से भटकते रहो। तुम क्यों गए हो किसी गुरु के पास? तुम अपने को जानने के लिए गए हो ना। वो सब चीज, उसका पर्सनालिटी कितना टॉवरिंग है, वो कितना
फिर अमिताभ बच्चन के पास जाओ, फिर वो जो है नकली सब जो होता है ना, वही खोजो फिर। कोई हो सकता है जो कोई इनलाइटेंड आदमी बिल्कुल ही उसके लिए धन जो है कुछ नहीं बांटते, कोई हो सकता है नहीं बांटे बिल्कुल। दोनों ही तरह का हो सकता है। अब ये तो पर्सनालिटी है ना, पर्सनालिटी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और इससे लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंडिविजुअलिटी जो है, इंडिविजुअलिटी तो तुम्हारे इसेंस का होता है। इनडिविजिबल जो चीज है वो इंडिविजुअलिटी तुम्हारा, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। इसलिए वेस्ट में कोई इंडिविजुअलिटी होता नहीं है, वो सब जो भी है वो पर्सनालिटी है। और नॉन मेडिटेटर का कोई इंडिविजुअलिटी हो नहीं सकता। इंडिविजुअलिटी आएगा जब तुम अपने बीइंग में सेटल होगे तभी, नहीं तो और सब चीज वो पर्सनालिटी है, स्टोरी है, भागवत कथा है। और कुछ बोलना है या कुछ बोल के खत्म ही करो, फिनिश? पूछना था कुछ, फिर पूछता हूँ अभी तो टाइम लगेगा। क्या पूछना था? डिस्कोर्स के बारे में एक जो सुना था मैंने उसके बारे में, और एक सवाल था। फिर शाम में बात करते हैं। शाम में किस समय फ्री होंगे आप? तुम अपना पहले बताओ कि तुम्हारा ड्यूटी व्यूटी क्या है आज है, अगर नहीं तो फिर कल भी कर सकते हैं, कोई ऐसा कुछ थोड़े। हाँ, मेरा है, अभी जाना है थोड़ी देर में, फिर रात को है 7-8 बजे तक। उसके बाद भी काम है, मतलब कल दोपहर को कर सकते हैं या शाम को कल। दोपहर को तो अब थोड़ा मुश्किल है, कि अब तो हम बाल कटाने वाले को बुलाए हुए हैं, तो फिर अ, बाल कटवाएंगे, फिर नहाएंगे, नाश्ता करेंगे। फिर कितने बजे तुम्हारा दोपहर में, कितने बजे तक का है? कल तो मतलब 2, ढाई, 3 बजे फ्री होंगे कल। नहीं नहीं, दोपहर में कब तक फ्री हो? आज हाँ, 8 बजे तक? आ, नहीं तुम, आज मतलब ऑफिस में ही रहूंगा, लेकिन वहां पे नहीं तो काम उतना नहीं रहता। हाँ, लेकिन बीच बीच में डिस्टरबेंस होता है, ऐसे टाइम करो जो जब हाँ, जब कोई सब फ्री हो एकदम, वो कौन सा टाइम? तो कल बताते हैं किस समय फ्री रहेंगे कल। दिन में मैसेज कर देंगे। ठीक है। जी, ठीक है सुनील जी। शाम में भी, हाँ शाम में तो वैसे वो नहीं भी रहे तो भी ठीक ही है, क्योंकि वो रहे तो भी ठीक है, नहीं भी रहे क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी बात कर लेना चाहिए, है कि नहीं? हाँ, फिर उसके रहने से अगर ठीक रह भी जाए तो भी ठीक है, नहीं भी। अगर उस समय का समय होगा तो रहेगी, नहीं रहे, अगर उसका टाइम नहीं रहेगा तो हम लोग अकेले की बात करेंगे फिर, जी है कि ठीक है। नहीं? और रात में तो मतलब 8-9 बजे के बाद जो है, इस कभी भी फ्री रहोगे तो मेरे लिए भी ठीक ही है वो टाइम। तुम्हारे लिए भी अगर फ्री रहते हो तो हमको लग रहा है वो टाइम ज्यादा ठीक होगा, कि उसमें और लोग भी रहता है वहां पर, या कोई अलग जगह भी है नहीं, तुम्हारा? वहां तो नहीं रहता, लेकिन आज तो मतलब ड्यूटी लेट तक है। आज क्या बजे तक ड्यूटी है? 8 बजे तक है, उसके बाद फिर ऑफिस का एक बंदा जा रहा है तो उसके लिए पार्टी है। ओ, पार्टी तो तुम मिस नहीं कर सकते हो। हम्म, वही पर्सनैलिटी वाली बात, या फिर जो अंदर है वो बाहर वाली, अभी तो ओढ़ रखे हैं काफी। लेकिन अब हम तुमसे चार्ज भी लेंगे। ईच ईच टॉक देयर विल बी सम चार्ज। चुप हो गए क्यों? गुदड़ी फटी फटी हुई गुदड़ी में जो है वो ले लेना। अरे भाई, तुम तो हर जगह कैंप में जा ही रहे हो, तो गुदरी इतनी फटी होती तो जाते ही नहीं। तो मैनेज वो तो कर ही। सारा तो संदीप ने ही पैसा पे किया है, मैंने इस बार कोई कैंप का पे अच्छा नहीं किया है। ठीक है भाई, तुम्हारे पास रहेगा तो दे भेज देना, नहीं रहेगा तो बाद में दे देना।
जब पैसा होगा, कोई मेरे तरफ से थोड़े हाँ। कुछ, लेकिन कुछ पेट्रोल डालोगे तभी तो वो गाड़ी चलेगा। मेरा अभी स्थिति शारीरिक थोड़ा काफी गड़बड़ हो गया है। एक तो हाथ अभी तक ठीक नहीं हुआ है, ऊपर से कल से पीठ भी जो है, हम लोग के यहाँ बिहार में उसको बोलते हैं झुट्ठा, गांव गांव में लोग बोलते हैं, मतलब वो ये हो गया है उसके भीतर, अब वो ठीक सीधा नहीं हो पा रहा है पीठ ठीक से, समझ गया ना तुम? वो हमको बीच बीच में हो जाता है, समझे या नहीं समझे? जी जी। हाँ, तो वो थोड़ा हम ऐसे कल गए हुए नहीं, अगर टहलने उलने चल जाते मोटरसाइकिल पे तो हो सकता और बढ़ जाता। तो अभी हम थोड़ा इस बार थोड़ा सतर्क हैं कि एक बार हो गया था, उसी में हम काफी चला उला लिए मोटरसाइकिल, साल भर हम्म। साल भर से ज्यादा बेल्ट पहनना पड़ गया था। और समय तो बेड से अच्छा। उठते थे लगता था कि इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, तो अभी उतना ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही सा है, इसलिए थोड़ा ठीक है। तो 8 बजे के बाद आज तो नहीं ना फ्री होगा किसी समय में नहीं, आज नहीं हो पाएंगे। और आज तो तुम्हारा वो पार्टी है, पार्टी तो छोड़ना नहीं। पार्टी इज मोर जी। इम्पोर्टेंट देन मेडिटेशन एंड इनलाइटनमेंट, है कि नहीं? अब वो जॉब का हिस्सा है तो क्या करें। नहीं नहीं, वो ठीक है, एक हम तो जॉब। अरे कुछ मजाक भी समझा करो, इतना सीरियस वो तो हम चाहते हैं कि वो सब चीज में थोड़ा प्रैक्टिकल ही रहो तो ठीक है, क्योंकि जब जॉब कर रहे हो, उसमें कर रहे हो, तो उसमें किसी भी तरह का फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करना ठीक नहीं होता। जितना ज्यादा तुम अपने ध्यान को अपना साइलेंट रख सको, जितना वो जैसे कि दूसरे को नहीं चले, उतना अच्छा है। जितना ज्यादा उसका हम्म। प्रचार करोगे उतना ही ज्यादा गड़बड़। हम्म। ठीक है, फिर कल टाइम भेज देना। जी ठीक है स्वामी जी। ओके, बस इतना ही ओके। ध्यान रखो कि हम इतना फ्रीली अवेलेबल रहते हैं, बिल्कुल इतने मित्रवत हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल बेकार हैं, क्योंकि हमको कुछ हम्म। पाना नहीं है, हम जो भी था जो, इसलिए हम अवेलेबल हैं। अभी जो बात हम बोले और तो तुमको कोई बोलेगा नहीं, भले वो तुम कितना समझे नहीं समझे जो बोले इतना देर में, तो एक बार हम्म। बाद में भी सुन लेना। ये सब कोई अमित जी वगैरह वो सब नहीं बोल सकता है ना, क्योंकि वो वन डायमेंशनल टाइप आदमी है। वो सब किताब अगर तुम लोग पढ़ो तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हमारा कोई कंफ्यूजन होता नहीं, क्योंकि हम कभी लेकिन भागे नहीं वही। पीछे हैं। जी जी। अगर तुम लोग किताब पढ़ो भगवान दी गॉड दैट फेल्ड या ये सब जो है, तो तुम्हारे ध्यान को प्रभावित करेगा कहीं ना कहीं। ध्यान तो हो ही नहीं रहा। हम्म। तो इतने सारे कैंप उम कर लिए तो ध्यान और हो क्यों नहीं रहा फिर? नहीं, अभी कुछ इंटरप्रिटेशन ज्यादा चल रहा है दिमाग में, मतलब जैसे बैठते हैं कभी कभी, क्या हमेशा चल रहा नहीं। है, क्या चल रहा है? इंटरप्रिटेशन। अब तुम जैसे दिमाग में, हाँ। जैसे जैसे मन ने एक नया तरीका निकाल लिया कभी कभी, हम्म। कि वो व्याख्या बहुत करने लगता है व्याख्या को भी। हम्म। तो सब फिर उसमें फिर प्रयासरत होना पड़ता है बीच बीच में। क्या होना पड़ता है? बीच बीच में कभी प्रयासरत होना पड़ता है, कभी उसको ढीला छोड़ देता है कि करता रहे। हम्म। इसका मतलब ये है कि अभी जो है ना, हाँ। सफाई का भी जरूरत है। अभी जो है केंद्र से दूर हो, और सफाई अभी हुआ नहीं है, मतलब जैसे कि बीच में बाधा सब है। हम्म। नहीं तो अगर तुम पहुंच गए अगर अपने केंद्र पर, तो फिर कोई भी चीज हो, तुम कहीं भी रहो, वो फिर जैसे बोधि धर्म के एक दारूमा डॉल बोलते हैं उसको। दारूमा डॉल जानते हो या नहीं जानते हो? नहीं। जापान जो है ना, जापान, हाँ हाँ। जापान में बोधि धर्म का एक डॉल उन लोग बनाता है, उसको बोलते हैं दारूमा डॉल। हम्म। तो उसका जो होता है, जो जो उसका लोअर पार्ट जो है, मतलब बेस जो है वो बहुत हेवी होता है, और ऊपरी पार्ट जो होता है बहुत हल्का होता है। तो उसमें बोधि धर्म जो है अपना वो लोटस पोस्चर में बैठा हुआ है। उस डॉल को तुम कैसे भी फेंक दो, घूम फिर के लौट के वो अपने लोटस पोस्चर में ही आके बैठता है। तो वो अभी बोधि धर्म नहीं हो पाया हो, इसलिए
लोटस पोस्चर से कभी कोई पोस्चर में चल जाते हो, कभी हेड स्टैंड हो जाते हो, हैं? हाँ। गूगल पे करना कार्ड कैश है। देखो, ओशो जो भी चीज मान लो वो उस समय बोले, वो अब रेलेवेंट उतना नहीं है, इसलिए क्योंकि वो प्रयोग खत्म हो चुका है ना। अब तो तुमको संसार में रहना है, तो आपको तुमको जो जैसे बोलते हैं, ओशो भी बोलते हैं, बुद्ध खड़े बीच बाजार में, या कृष्ण जिस टाइप का संन्यास दिखा रहे हैं कि युद्ध के बीच में, वो वाला ही। और वही ओशो भी चाहते थे। ओशो भगोड़ा सन्यासी चाहते भी नहीं थे। अल्टीमेटली अगर कोई आदमी इसी संसार में रह सके तो बेस्ट है। इसीलिए तो इस बात को भी बोलते हैं ना, ओशो बोले कि भाई राजनीति जो है, राजनीति में अच्छे लोगों को जाना चाहिए। आखिर वो बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? बाद में वहां अमेरिका में ये भी बोल दिया कि विनोद विनोद जो है अभी बड़ा दुखी होगा, क्योंकि इंडिया में होता तो उसको भी शायद टिकट मिल जाता, या उसको कोई अपोजिट पार्टी वाला दे देता। अब यहाँ रह गया, उसके मन में तो इच्छा तो है उसका। ओशो तो ये समझ ही सकते हैं इच्छा कुछ हो, लेकिन वही बात, वो दूसरा बात भी तो ओशो बोले कि भाई इस जो ट्रैप में विनोद खन्ना नहीं फंसा, तो वो ईमानदार आदमी था। उसको लगा भाई अभी इनलाइटनमेंट ये सब अभी चाहिए ही नहीं हमको, अभी तो संसार भी और जीना है काफी। पता नहीं कभी इनलाइटेंड हो पाए या नहीं हो पाए, वो तो उसी को पता होगा, लेकिन कोशिश तो किया हो। इसीलिए स्वामी जी का बात जो बोला हुआ है ना, वो बिल्कुल ठीक है कि लॉटरी जो है ना, लॉटरी तो कोई भी खरीद सकता है, इन लॉटरी का टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं। वही बात उपनिषद में भी बोला हुआ है कि भाई आत्मा उसको ही अपना रहस्य प्रकट करती है जिसको प्रकट करना चाहती है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो किसी से छुपा रही है। तुम अगर पात्र हो गए तो रहस्य प्रकट हो जाएगा। और तुम कितना भी अपना धूर्तता चालाकी करते रहो, तुम अगर पात्र नहीं हो तो नहीं हो पाएगा। हम लोग के साथ मुश्किल ये होता है ना, हम तो एक पैटर्न को पकड़ लेते हैं कि वो जैसे ओशो लग रहे हैं, तो अब तुमको लगेगा भाई वैसे ही वो नमूना हो गया, वैसे ही इनलाइटेड आदमी होना चाहिए। तो फिर झूठे लोग पैदा होते हैं। ओशो तो एक ही होंगे ना भाई। अगर ओशो अगर रियल थे तो एक ही हो सकता है, दूसरा ओशो कैसे होगा? तो जो भी आदमी जितना ज्यादा ओशो से नजदीक लग रहा है, ओशो जैसा है, वो समझ लो वो पाखंडी। ये क्राइटेरिया है। ओशो को बहुत प्रेम करता हो तो थोड़ा ओशो जैसा लगने लगेगा, लेकिन वो सिर्फ अपीयरेंस हो सकता है। लेकिन अगर उसका कोई अपना इंडिविजुअलिटी होगा तो फिर बाद में वो बिल्कुल अलग हो जाएगा ओशो से। और उसके ओशो बिल्कुल ये बहुत क्लियर बोले कि कोई कार्बन कॉपी नहीं होता यहाँ पर। और ये तो सबसे यूनिक चीज है, इसमें कैसे कोई दो आदमी एक जैसा हो सकता है? अगर तुमको ज्ञान होगा तो तुम्हारा बिल्कुल अभिव्यक्ति भी अलग होगा, तुम आदमी भी बिल्कुल अलग होगा। हो सकता है जिसको तुम ज्ञानी मान रहे हो उससे वो आदमी बिल्कुल विपरीत हो, वो आदमी तुमको बिल्कुल अशांत कर दे, लेकिन शायद वही हेल्पफुल होगा ज्यादा। अभी इस टाइप का ल्यूकवार्म शांति वाला जो लोग टाइप है ना, अमित टाइप लोग जो है, उसको स्वामी जी कितना भी प्रेस करती हो, वो कोई बहुत बड़ा कोई बरगद का पेड़ पैदा नहीं कर सकता है। हो सकता है कुछ लोग इनलाइटेंड भी हो जाए, ये भी नहीं डिनाई कर रहे हैं, लेकिन वो बस जिसको स्वामी जी बोलते हैं स्टूपिड सेंट, वैसे टाइप होंगे। देखो, जो आदमी अपना जीवन जीता है, चाहे वो राणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, चाहे गुरु गोविंद सिंह हो, वो भले इनलाइटेंड हो या ना हो, वो आदमी रियल आदमी, क्योंकि उसके भीतर जो छिपा हुआ है उसको वो प्रकट किया। अब इनलाइटेंड हुआ है कोई, क्या नाम है वो छावा वाला जो था, क्या नाम है शिवाजी का बेटा, सांबाजी। इनलाइटेंड हुआ या ना हुआ वो सब कोई, लेकिन वो एक रियल लाइफ जिया। उसके भीतर जो था परमात्मा, जो उसको बनाया था उसको जिया हो। अब इनलाइटेंड अगर हुआ भी तो कब हुआ? मरने से पहले हो गया है, हम काफी दिन पहले ही हो गया, ये तो कोई नहीं जानता है।
लेकिन जिस आदमी का जीवन हर पल खतरे में है, वो कितना दूर हो सकता है इनलाइटनमेंट से? क्योंकि उसको तो हमेशा सजग होना होगा, वो तो ज्यादा दूर हो ही नहीं सकता है। इसलिए आर्मी वाले लोग अगर सच में युद्ध में जा रहा है तो इन ए वे बहुत लकी है। जैसे मान लो ये है क्या नाम, बख्शी जो है वो तो ओशो को भी पढ़ते हैं, ध्यानवान भी करते हैं वो। जो करेज है वो कौन बताता है। कौन? क्या नाम है, बख्शी नाम नहीं, बख्शी नहीं, क्या नाम उनका? हाँ हाँ हाँ, जनरल जीडी हाँ, बख्शी। जीडी बख्शी। ओशो का नाम उनको सुने, ओशो को वो ध्यानवान करते हैं, ओशो को अपने से नाम ले रहे थे। हाँ, अभी एक पॉडकास्ट में बताया उन्होंने। हाँ हाँ। लेकिन उसमें फिर किसी फिर और का जो नाम ले रहे थे वो कोई खास आदमी नहीं है जिसको बड़े प्रभावित थे जिससे वो। कहीं न कहीं वो बता देता है ना भाई, आपका अध्यात्म की तरफ आपका कदम तो बढ़ गया है, लेकिन आप अभी वहां पर उतने मैच्योर नहीं हुए हो पाए। वो जिसके बारे में ओशो बहुत बोले हुए हैं कि वो जो है कुंडलिनी का बड़ा मतलब उसका राइज होता था, उसके बाद वो कविता वविता बहुत लिखा हुआ आदमी। वो सब थर्ड रेट का कविता है। अगर कुंडलिनी के अवेकनिंग से ऐसा कविता होता है तो ना ही हो तो अच्छा है। जीसस का तो कोई कुंडलिनी नहीं कभी हुआ, बुद्ध का भी कुंडलिनी नहीं जगा। कुंडलिनी जगे और उसके बाद ऐसे कचड़ा कविता अगर होता है पैदा तो बेकार है। नाम अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, पास मुंह पर ही नाम है ऑलमोस्ट, लेकिन याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तब रखा जाए। जी। ओके। ओके स्वामी जी, थैंक यू। ओके, बाय बाय। बाय बाय।